वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सब लोगों का जनरल क्लॉजेस एक्ट के दूसरे लेक्चर में। दोस्तों कल हमने इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर नंबर 13 है बाय द वे, 13 है कि 14 है? 13 है। इस पर हमने कल सेक्शन नंबर 1 पढ़ा है। सेक्शन नंबर 1 पे 4 बातें, राइट? हाँ, कौन कौन सी बातें सेक्शन नंबर 1 पे समृद्धि जी? बस और कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें से क्या दिया हुआ है? शॉर्ट टाइटल, दैट इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बाजू वाली जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का प्रीएम्बल क्या कहता है? अरे वो बाजू वाली है। हाँ हाँ, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का प्रीएम्बल क्या कहता है? क्या कहता है मैडम सिंगर? हाँ दक्ष, क्या कहता है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का प्रीएम्बल? लेक्चर नहीं देखा था। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 एंड 1887। पक्का एमसीक्यू में पूछा हुआ है। कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी? 11 मार्च 1897। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पक्का। अब रही बात इसके एक्सटेंड की, रही बात इसके कमेंसमेंट की, तो इनेक्टमेंट कमेंसमेंट तो एक हो गया। एक्सटेंड और एप्लीकेबिलिटी दोनों एक जगह छुपी हुई है। वो ये है कि क्योंकि हर सेक्शन के अंदर, जनरल क्लॉजेस एक्ट के हर सेक्शन के अंदर शुरुआत यहीं से हो रही है। इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन, इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन, इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन, रूल्स भी उसके अंदर आएंगे। तो बड़ा क्लियर है, हर सेक्शन अपने आप में एप्लीकेबिलिटी बता रहा है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी सेंट्रल एक्ट, उसके रेगुलेशन और उसके रूल्स पे लगती है। तो जो भी उस सेंट्रल एक्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा, जैसे कंपनीज एक्ट है, होल ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो तो कहता है मैं उस ऑफेंस में भी लगूंगा जो इंडिया के बाहर। तो जिस भी एक्ट के जिस भी शब्द का इंटरप्रिटेशन हम जीसी इससे निकाल रहे हैं, जीसीए का वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहलाएगा। आर यू विद मी? और वो एप्लीकेबल होगा सारे सेंट्रल एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन के ऊपर। पक्का। मैंने एप्लीकेबिलिटी में आपको एक नोट लिखवाया था, 3 जगह वो लगता है। पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे इनकम टैक्स हो गया, या कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, या जीएसटी हो गया, एंड सो ऑन। फेमा भी हो गया, एवरीबॉडी, फैक्ट्रीज एक्ट भी हो गया। बट पॉइंट ये है, फैक्ट्रीज एक्ट इज नॉट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, वो डोमिनियन लेजिस्लेचर का है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये डोमिनियन लेजिस्लेचर है। अब कहता है इसके पहले जितने लॉज हैं, कौन से? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उस पे भी ब्रिटिश पीरियड, जिसको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं, उसके ऊपर भी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एप्लीकेबल होता है। होता है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 3 पे सारे डेफिनेशन दिए हैं। हम एफिडेविट का मतलब निकालेंगे सेक्शन 3(3) से, हम फादर का मतलब निकालेंगे 3(20) से, हम 3(22) से गुड फेथ का मतलब निकालेंगे, 3(26) से हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब निकालेंगे, और 366 से हम ईयर का मतलब निकालेंगे। ये सारे वो शब्द हैं जो जनरल क्लॉज हैं। क्या है? जनरल वर्ड्स हैं। क्या? जनरल वर्ड्स, जो कि हर सेंट्रल एक्ट के अंदर यूज हुए हैं, लेकिन वहां पे डिफाइन हुए नहीं है। तो उन जनरल वर्ड्स का जो यूज हुआ है लेकिन डिफाइन नहीं है, उनका डेफिनेशन बताता है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑल लॉस। बराबर है? पर्पस इससे बड़ा क्लियरली समझ में आता है। ये लैंग्वेज शॉर्ट करना चाहता है हर एक्ट की। कितनी बार एक ही जनरल शब्द को आप हर एक्ट में डिफाइन करोगे, तो बेटर हर एक्ट में यूज करो और डिफाइन किसी एक एक्ट में करो। दैट एक एक्ट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, जिस पे लैंग्वेज को शॉर्ट करने के लिए एक ही जगह सारे जनरल क्लॉजेस को डिफाइन किया गया है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए एक ही जगह डिफाइन किया गया है, एंड यूनिफॉर्मिटी टुवर्ड्स ऑल द एक्ट्स, उसके लिए एक जगह डिफाइन किया हुआ है। क्लैरिटी है? आर यू श्योर? फिर हमने सेक्शन नंबर क्या पढ़ा था? 5। सेक्शन नंबर 5 कहता है कमिंग इनटू ऑपरेशन। सेक्शन 5 उस सेंट्रल एक्ट के लिए है जिस सेंट्रल एक्ट की कमेंसमेंट डेट नहीं बताई गई है। एलएलपी एक्ट की कमेंसमेंट डेट बताई थी 31 मार्च 2009, उसके लिए नहीं है सेक्शन नंबर 5। कंपनीज एक्ट की कमेंसमेंट डेट सीजी बोला 30 अगस्त को बताई थी, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके बताते रहेंगे, उसके लिए नहीं है सेक्शन नंबर 5। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1 जून 2000 का कमेंसमेंट डेट है, उसके लिए नहीं है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 उस एक्ट के लिए है जो इनैक्ट हो चुका है लेकिन उसकी कमेंसमेंट डेट बताई नहीं गई है। ना तो सीजी को कुछ ऐसा बताया कि पावर है कि सीजी बताएगा, सिर्फ इनैक्ट करके रख लिए हैं, कमेंसमेंट के बारे से कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। तो उस केस में कहता है, उसका कमेंसमेंट होगा जिस दिन से उसको क्या मिली है? असेंट।
असेंट। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है तो गवर्नर जनरल की जब से असेंट मिली है वही डेट, यानी कि वही इनएक्टमेंट डेट विल बी कमेंसमेंट डेट। और अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है तो गवर्नर जनरल की जब से असेंट मिली है वही डेट, यानी कि वही इनएक्टमेंट डेट विल बी कमेंसमेंट डेट। और अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है तो प्रेसिडेंट साहब की जब साइन मिलेगी उसी डेट को इनएक्टमेंट डेट को क्या मानेंगे, कमेंसमेंट डेट। इसमें हमने मोटे मोटे 3 केस लॉ पढ़े कि 2 केस लॉ पढ़े, 3 पढ़े। सबसे पहला एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि कोई भी कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है कि वो एक मैंडेमस इशू करके गवर्नमेंट को कंपेल करे कि आप कमेंसमेंट डेट बताएं। गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दिया है, दे विल नोटिफाई द डेट एज इट मे डीम फिट टू देम, बराबर है क्या। फिर दूसरा है महेश नारायण का केस है, हाँ ना, अल्टमेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि अगर सफिशिएंट टाइम पास हो चुका है, किसी एक्ट को इनेक्ट हुए लेकिन अभी भी कमेंसमेंट डेट बताई नहीं है, कोर्ट में गिव अ जेंटल रिमाइंडर टू कंसीडर अ डेट। कंपेल नहीं कर सकते, आप कंसीडर करो एक डेट, ऐसा एक ऑर्डर पास किया जा सकता है रिट के माध्यम से। लास्ट अपने पास आता है, लास्ट अपने पास, हाँ जी, उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नारायण, क्या था इस पे एग्जैक्टली रूल्स प्रिपरेशन के टाइम से इफेक्टिव नहीं होंगे, रूल्स जब तक पब्लिश नहीं होते तब तक रूल्स का इफेक्टिवनेस यानी कि कमेंसमेंट आने वाला नहीं है। इस पे एक और था कि लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता फ्रैक्शन ऑफ डे को। अगर बोलता है कि 1 जनवरी को कमेंस होगा तो 31 दिसंबर की रात 11:59 से जहां हुआ 1 तारीख आई वहां से क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट। फिर सेक्शन नंबर क्या था 6, सेक्शन 6 क्या बोलता है, हाँ बोलो, इफेक्ट ऑफ रिपील। तो कहता है कोई भी अगर नया एक्ट आ रहा है और पुराने को क्या कर रहा है, रिपील, तो प्रीवियस एक्ट की प्रोसीडिंग, राइट्स, लायबिलिटी, पेनल्टी, पनिशमेंट, लिटिगेशन, ऑपरेशन इफेक्ट होने वाले नहीं है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक बोलता नहीं है तब तक। फिर आता है सेक्शन नंबर 6A, क्या आता है 6A के अंदर टेक्सुअल अमेंडमेंट की बात करता है कि पहले कंपनीज एक्ट था, आईबीसी आके उसके कुछ सेक्शन को अमेंड किया, कुछ सेक्शन को रिपील किया। अब आईबीसी को ही एक नया एक्ट आता है रिवाइवल एक्ट 2025, वो पूरा का पूरा आईबीसी ही उड़ा देता है। तो कंपनीज एक्ट के जो टेक्सुअल अमेंडमेंट ओमिशन थे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे अनलेस स्पेसिफिकली कुछ प्रोवाइड ना किया जाए तब तक। यहां तक पढ़े थे। ये सेक्शन नंबर कौन सा था, 6A। इसको मैंने इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाया हुआ भी है, लिखवाया हुआ है और साथ साथ में बेयर लैंग्वेज पढ़ रहे हो। मैं वापस से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, ये चैप्टर मजाक वाला नहीं है, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन लेना पड़ेगा तो ही बनेगा, नहीं तो अंत में आपको ऐसा लगेगा सर इसको छोड़ दूं तो चलेगा क्या, तो आप इसको भी छोड़ोगे और iOS को भी छोड़ोगे, क्योंकि जितना टेक्निकल ये है इससे 2x वो है। Are you getting my point? तो फेमा इज अ सिचुएशन बेस्ड लॉ कि भाई फॉरेन एक्सचेंज वो आ रहा है तो सेल करेगा, बाय करेगा, इसके लिए रिलेट भी कर पाते हो आप, तो वो रजिस्टर जल्दी होता है। ये सिचुएशन बेस्ड लॉ नहीं है, ये लॉ बेस्ड लॉ है। ये सिर्फ शब्दों से खेलना आपको सिखाएगा। तो शब्दों से आप तभी खेल पाओगे जब शब्द आपके दिमाग में होंगे। एवरीबॉडी, जब तक शब्द दिमाग में बैठेंगे नहीं तब तक आप खेल नहीं पाओगे। नहीं खेल पाओगे तो चैप्टर 10 मार्क्स का हाथ से जाने की पूरी ताकत रखता है, बरोबर है क्या। इसीलिए इसको आराम आराम से एक एक एग्जांपल के साथ लिखा लिखा के आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपकी ड्यूटी है कि आप रोज घर जाएं, रोज पढ़ें, रोज रिवाइज करें इसको। फेमा नहीं करते थे चलेगा, ये नहीं करोगे नहीं चलेगा, बराबर है। कोई भी एक लाइन उठा के एमसीक्यू पूछ लेता, जैसे मैं बताया 1868 और 1887 में पूछ रहा है, इसमें एमसीक्यू आता है, कहीं से भी उठा के कुछ भी एमसीक्यू पूछेगा। वो याद तभी रहेगा जब आप उसको चिपक के क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे। वही चिपक वही क्लैरिटी के साथ इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा, बराबर है। तब जाके वो अंत में दिमाग में बैठेगा और तब जाके वो एग्जाम में पे करेगा। एक आध लाइन जो आपने छोड़ी होगी वहीं से सवाल पूछते हैं। इंस्टीट्यूट का तो मेरे को कभी-कभी लगता है ऐसे महान लोगों को बैठाते हैं, 3-4 लोगों को जिसको एजुकेशन इंडस्ट्री का नॉलेज है कि टीचर लोग ये वाली चीज नहीं पढ़ाते, हाँ इधर ये वाले पॉइंट से पूछने का है। बच्चा ये वाले पॉइंट को नजरअंदाज करेगा, हाँ इधर से एमसीक्यू बना ले, वो वहीं से ही पूछेगा जहां आप छोड़ के जाओगे, बराबर है। कभी भी देख लेना। और इंटर में तो खेल ही है पूरा, 15 चैप्टर है, समुद्र के जैसा है। उसमें चैप्टर 4 है, उसमें चैप्टर 7 है, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, 10 है, 11 है, कहां से कौन से कोने में पूछेगा यू नेवर नो। 15 चैप्टर है, समुद्र के जैसा है, उसमें चैप्टर 4 है, उसमें चैप्टर 7 है, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, 10 है, 11 है, कहां से कौन से कोने में पूछेगा यू नेवर नो। वो कोना तभी याद आता है जब तुम हर कोने को विजिट करके आते हो, बराबर। 1.5 में मिस होता है वो कोना, हाँ ट्रस्ट में, क्योंकि कोने को हम उतना ही समय देते हैं ना जितना कोना है 1.5 में, बराबर है। रजिस्टर करने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए उसको जीना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जीना पड़ता है। सूंघ के क्या होगा, सूंघ के कुछ नहीं होने वाला है, बराबर है। एक मतलब तुमको मजे की बात बताता हूं कि सूंघने से क्या होता है। पहले भी शायद बताया हुआ हूं, एक गरीब था बेचारा, उसको भूख लगती थी तो उसको भीख में कहीं से रोटी मिलती थी। अब सूखी रोटी कैसे खाए, तो पाव भाजी का ठेला रहता था, उस भाजी को सूंघता था और यहाँ से रोटी खाता था, बराबर है, कि भाई स्वाद आ जाएगा करके, बराबर है। तो अब पाव भाजी वाला 2-3 दिन से नोट कर रहा था कि साला ये मेरा भाजी को सूंघता है और रोटी खाता है। भाई गार्डन में नहीं है अपन, थोड़ा जल्दी जाइए, ठीक है। और उसके बाद फिर पाव भाजी वाला उसको पकड़ता है और कहता है कि पैसे दे। बोले किस बात के, बोले मेरी भाजी सूंघता है और रोटी खाता है। तो अच्छा ऐसा है क्या। तो वो जो भिखारी रहता है उसके पास एक रुमाल रहता है, रुमाल में बहुत सारे, भाई गार्डन नहीं है 4 बार बोल, बैठ चुपचाप से, हाँ। तो रुमाल रहता है, रुमाल में अपने कुछ सिक्के रखा रहता है, बराबर है क्या। तो भाजी वाले के कान में रुमाल से सिक्के बजा के सुना देता है, बराबर है कोई बात। तो सूंघने में इतना ही मिलेगा। और गेटिंग माय पॉइंट, मैंने सूंघा था, तू भी सुन ले खाना पैसों की, जितना सूंघा हूं आप भी सूंघ के जाओगे उतना ही मार्क्स देगा भी, क्योंकि आप सूंघ के आए हो, बराबर है क्या। तो जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। एक्चुअल में कुछ बड़ा था ही क्या, ना उसको कुछ मिल रहा था ना उसको कुछ मिला, वैसे ही आपको है, ना आपको कुछ मिलेगा ना उसको कुछ देना रहेगा। और गेटिंग माय पॉइंट, सूंघने का जीने का है, बराबर है। तब ठीक है ना, नहीं है। चलिए बड़े जीवन में आगे कौन सा सेक्शन चल रहा है, सेक्शन नंबर 7। हम 5 पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं और 6A पढ़े हैं। लेट अस मूव टू सेक्शन नंबर क्या, 7 हो। सेक्शन नंबर 7 की हेडिंग अगर आप देखोगे तो क्या है, सेक्शन नंबर 7। अच्छा, मेरी जानकारी में आज का दिन, कल का दिन और शायद परसों, यानी कि आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम संडे को दोनों के टेस्ट दोगे, फेमा और जीसीए के। फेमा में क्या ही है भाई, वो तुमको शेड्यूल याद रखना है, 5 और 6 तो ध्यान रखना है, और रेजिडेंशियल स्टेटस, इन दोनों का टेस्ट दो, बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू के साथ दो, तब तो देख में समझ में आएगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो चैप्टर पे। तुम दोगे तो मैं टेस्ट दोनों चैप्टर का बनाएगा, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं किस पे, सेक्शन नंबर 7। ये सेक्शन नंबर 7 बहुत टाइम पास सेक्शन है, मतलब मेरे को पढ़ाने मतलब बोल लगता है उसको, तुम पहले 8 को पढ़ो, मतलब उसमें पढ़ाने से कुछ है नहीं कि मैं इसको क्या पढ़ाऊं, 8 के बाद पढ़ाऊंगा। पहले आता हूं किधर, 8 हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। यहाँ पे विष्णु ने मेरे को डाउट पूछा था, वो भी आज क्लियर होगा। तूने भी डाउट पूछा था एक बार एलएलबी जब अपन पढ़ रहे थे, बराबर है, तो वो डाउट क्लियर होंगे। आइए हेडिंग डाले फटाफट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। कुछ फील कर पा रहे हो इस चैप्टर का टाइटल लिख के, क्या क्या वो तो तू बताएगा ना कि क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट। नाउ जब ये वर्ड यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का मतलब समझिए इंटरप्रिटेशन, क्या समझेंगे। तो हिंदी में बोलूं ये टाइटल आपको क्या बताना चाह, अरे मैडम आप कहां थे,
छुपे हुए थे, गुड। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन। बोलो क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट। साफ समझ में आ रहा है? रिपील्ड इनैक्टमेंट के किसी सेक्शन के रेफरेंस दिए हुए हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, ये बोल रहा है। कुछ फील कर पा रहे हो? ऐसा है रिपील्ड इनैक्टमेंट के किसी सेक्शन के रेफरेंस दिए हुए हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे? ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट। साफ समझ में आ रहा है? रिपील्ड इनैक्टमेंट के किसी सेक्शन के रेफरेंस दिए हुए हैं उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, ये बोल रहा है। कुछ फील कर पा रहे हो? ऐसा एक्ट जो रिपील हो चुका है लेकिन उसका रेफरेंस है किसी दूसरे एक्ट में, तो आप उसको कैसे इंटरप्रिटेट करोगे? यहां पे इंटरप्रिटेट को कंस्ट्रक्शन वर्ड से डाला है। कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क होता है, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। फिलहाल वो डिफरेंस सीखने का वक्त नहीं है, फिलहाल वक्त है कि इसको और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क होता है, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। फिलहाल वो डिफरेंस सीखने का वक्त नहीं है, फिलहाल वक्त है रिपील्ड इनैक्टमेंट के किसी सेक्शन के रेफरेंस दिए हुए हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, ये बोल रहा है। कुछ फील कर पा रहे हो? ऐसा एक्ट जो रिपील हो चुका है लेकिन उसका रेफरेंस है किसी दूसरे एक्ट में, तो आप उसको कैसे इंटरप्रिटेट करोगे? यहां पे इंटरप्रिटेट को कंस्ट्रक्शन वर्ड से डाला है। कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क होता है, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। फिलहाल वो डिफरेंस सीखने का वक्त नहीं है, फिलहाल वक्त है कि इसको सेक्शन 8 को क्या समझाना है वो अपने को समझना है। साथ आप लोग चलिए, तो इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हो? इंटरप्रिटेशन किस चीज का रेफरेंस है, किस चीज का? रिपील्ड इनैक्टमेंट का। अब थोड़ा एग्जांपल के साथ इसको ध्यान से सुनना। आप एलएलपी पढ़े हो मेरे से, चैप्टर नंबर 12 पे, चैप्टर नंबर 12 पे यानी कि आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 12, मैंने बताया था इस पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। बोलो ना। सेक्शन 1 के अंदर तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 के अंदर तो सबसेक्शन है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन नंबर 1 डेफिनेशनल क्लॉज देता है, सबसेक्शन नंबर 2 बताता है कि एलएलपी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन, जो वर्ड्स यूज हुए हैं बट उनको डिफाइन किया गया, बट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, तो आपको उन वर्ड का वही मीनिंग लेना है जो असाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में। तो इसका जो सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन नंबर 2 है क्या? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो लिखता देखो, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड देम इन दैट एक्ट। अब 2008 एलएलपी एक्ट आया पहले, फिर 2013 बाद में आया, तो 8 में आके तुम कैसे लिख दिए 2013 में डिफाइन करके? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, ये दो बच्चों ने जवाब सवाल रेस किया था, विष्णु ने और एक नाम क्या बेटा, शिवम ने, कि सर ये 2013 किधर से आ गया? क्योंकि भाई जब 2008 था तब 1956 चल रहा था। मैंने अपने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम 1956 से दिया, सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम 2013 से दिया हूं मैं, बराबर है क्या? क्योंकि बीच में आया था। पॉइंट इज यहां पे 2013 नहीं था, यहां पे था 1956। जब ये 2008 यानी कि 31 मार्च 2009 को जब ये कमेंस हुआ था एंड 7 जनवरी 2009 को इसका इनैक्टमेंट डेट था, तो यहां पे 1956 ही था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 2013 तो आया ही नहीं था। सेक्शन 8 की वजह से जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसकी वजह से अब यहां पे क्या लिख दिया गया है, 2013, बराबर है? तो इन्होंने तो चेंज कर लिया, इन्होंने तो क्या कर लिया, चेंज। आप पुराना बीआरएक्ट डाउनलोड करो गलती से, अगर इंटरनेट में अवेलेबल होगा तो आपको आज भी इसमें 1956 दिखेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2013 वाला एक्ट आया होगा, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इसमें भी आ गए। नाउ देयर आर सर्टेन एक्ट जिसमें आज भी 1956 का रेफरेंस है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लेकिन आप समझ पाए हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब वो भाषा में फिट करेंगे, पहले आप एग्जांपल समझ लो। आज भी आपको बहुत सारी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैंने एक एग्जांपल आपको किसका दिया, एलएलपी एक्ट 2008, जिसके सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 2 पे आप मान के चलो 1956 लिखा है, तो हम उसको आज क्या पढ़ रहे हैं, 2013। साथ हो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज भी आपको कई कंपनी का मिलेगा। सपोज करिए कि कंपनी है एचडीएफसी इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंश्योरेंस लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, अरे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि ये तो सर्टिफिकेट उनको वहां मिला है, बराबर है? ये सर्टिफिकेट कहां मिला है? 1956 था जब। आज भी सर्टिफिकेट में उनके 1956 लिखा है, दैट्स एन ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उस पे लिखा है 1956। अब सवाल आता है कि क्या इसको वॉइड बोल दे, क्योंकि भाई ये तो क्या है 1956 वाला है। अच्छा ये छोड़ो, अब जैसे लिखा एचडीएफसी इंश्योरेंस लिमिटेड, इंश्योरेंस देखिए रंजन जी, क्या देगी? इंश्योरेंस आप ही ले रहे हो, मान के चलो इंश्योरेंस, बराबर है? तो एचडीएफसी इंश्योरेंस लिमिटेड विथ किसके साथ? रंजन के साथ। क्या बना रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो पहले पार्टीज का नाम लिखा जाता है, बराबर है क्या? द कॉन्ट्रैक्ट इज हियर बाय मेड बिटवीन एचडीएफसी इंश्योरेंस लिमिटेड, ब्रैकेट में अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 से नंबर दिया जाएगा, विथ रंजन सन ऑफ दिस, रेसिडेंस ऑफ दिस, फलाना ऑफ दिस, ठिकाना ऑफ दिस,
हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज पार्टीज, मतलब उनको पार्टी पार्टी बोलेंगे उसमें, तो दो नाम हुआ, यहां पे 1956 लिखा है, यहां पे रंजन का नाम लिखा हुआ है, बरोबर है। तो पॉइंट आता है सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इंश्योरेंस का, क्या इसको वॉइड बोल दे? तो सवाल ये आ रहा है सर कि जब एलएलपी एक्ट में 1956 लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 1956 लिखा हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो भी बता रहे कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1956 में है, जबकि 1956 वाला एक्ट क्या हो चुका है? रिपील, बराबर है। तो क्या करें? फिर एक एग्जांपल और आता है, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एवरीबॉडी। ये जो एग्जांपल है कि जो सेक्शन नंबर 22 और 23 ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कौन सा एक्ट लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए डाला हुआ है, इसके आपके जीसीए के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। जीसीए के सेक्शन 8 को समझाने के लिए दो एग्जांपल है, क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने दो चीजों का एग्जांपल लिया हुआ है, एक सेक्शन नंबर 22 का और एक सेक्शन नंबर 23। पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे मुंह से सुन लो कि 22 में क्या लिखा हुआ है और 23 में क्या लिखा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? ठीक है, 22 पे ये लिखता है, पहले मैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगता है, बोनस का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को उनके सैलरी से बढ़ चढ़ के कुछ देना, जैसे आप दिवाली का बोनस देते हो, किसी त्योहार का बोनस देते हो एंड सो ऑन। तो सेक्शन नंबर 22 ये बोलता है कि कल को अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ बोनस, एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस होता है, जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है। फाउंडेशन में आप इस केस को पढ़े हो, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भावनगर का केस है, अगर हल्का याद आ रहा होगा तो। उस पे एक कंपनी अपने मेजर इन्वेस्टमेंट को अपने होली ऑन सब्सिडी को ट्रांसफर कर देती है, ताकि वो मेजर इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो कंपनी में ना दिखे, वो कंपनी की होली ऑन सब्सिडी में दिखे। तो भैया तुम होली ऑन सब्सिडी के एम्प्लॉय थोड़ी हो, तुम तो होल्डिंग के एम्प्लॉय हो एवरीबॉडी। तो भाई प्रॉफिट कम दिख रहा था, तो वो बोनस क्या कर रहे थे? कम पे कर रहे थे, यानी कि वो अपने लीगल ऑब्लिगेशन को एक होली ऑन सब्सिडी कंपनी बना के क्या कर रहे थे? अवॉइड। डिस्प्यूटेड मैटर, अरे है डिस्प्यूटेड मैटर। तो कहता है इस डिस्प्यूट को, सेक्शन 22 बोलता है इस डिस्प्यूट को क्या मानोगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या मानोगे? अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है, यानी कि नंबर्स का गेम है कि भाई आप प्रॉफिट कम दिखा रहे हो इसलिए बोनस कम मिल रहा है, प्रॉफिट एक्चुअल में कितना आना चाहिए? ज्यादा। क्या तुम मेरे साथ हो? तो अब इसके लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा, वो भी ऑडिटेड चाहिए। कैसा चाहिए? ऑडिटेड। ये कौन देखेगा? या तो कोर्ट या तो ट्राइब्यूनल। वो देखेगा कि आपने क्या हेरफेर की है, अगर उसको हेरफेर लगा तो वो प्रॉफिट को आपका प्रॉफिट माना जाएगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला के ज्यादा बोनस देना पड़ेगा, और अगर आप फेयर थे तो फेयर थे, न्याय की मूर्ति डिसाइड करेगी न्याय। क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन नंबर 22। अब 23 में कुछ प्रिजम्पशन है। 23 में क्या है? प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कंपनी। ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों देख रहे हैं? ताकि देखें कि उनका वाकई में प्रॉफिट कम है कि ज्यादा है। अब इस एक्ट पे लिखता है, यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के सेक्शन नंबर कि भाई साहब सेक्शन नंबर 226, सेक्शन नंबर ऑफ 226 किसका? कंपनी एक्ट 1950। उस पे जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना, उसने ऑडिट किया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को, आपको प्रिज्यूम करके चलना है ऑडिटेड आया है मतलब वो एकदम करेक्ट है, ऐसा आपको मानकर चलना है। तो प्राइमा फेसी ट्राइब्यूनल ऐसा मान के चलेगा। और थोड़ा सा देखना तो पढ़ना, लिखता है वेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर और ट्राइब्यूनल। आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पे लिखता है द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉयर बीइंग अ कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ड्यूली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो, और बाय ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ कंपनीज अंडर सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 226 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, द सेड अथॉरिटी में प्रिज्यूम द स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर कंटेंट इन सच बैलेंस शीट टू बी एक्यूरेट। और उस पे कोई भी जरूरी नहीं है कि आप उसकी एक्यूरेसी पे क्या करो, डाउट, यानी कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल उसको सही मानते हुए अपना डिसीजन दे सकता है। नाउ द पॉइंट इज, कब से 226 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ 1956 के हिसाब से ऑडिटर अपॉइंट होने लग गया? अब तो 141 में अपॉइंट होता है, लेकिन आज भी आपको सेक्शन नंबर 23 के अंदर 226 सबसेक्शन नंबर 1 का रेफरेंस मिलेगा, जबकि रेफरेंस मिलना चाहिए सेक्शन नंबर 141 ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि क्वालिफाइड ऑडिटर वही है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है 141 के हिसाब से, लेकिन ये 226 एक का रेफरेंस दिया हुआ है जो 1956 का था। तो कहता है फिर आप इसको 226 को पढ़ लेना 141, ये सबसेक्शन नंबर 1 226 की जगह किसका हो जाएगा? 141 का, और 1956 काट के क्या पढ़ लेना? 2013। On a similar way, ये 1956 को 1956 ना मान के क्या पढ़ोगे? 2013। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या पढ़ोगे? 2013। और एलएलपी एक्ट के अंदर जो 1956 उसको क्या पढ़ोगे? 2013। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन नंबर 8 बोलता है, बरोबर है। अब ये जो सेक्शन नंबर 8 बोला, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको किसी शब्द का डेफिनेशन नहीं दे रहा कि वहां यूज हुआ लेकिन डिफाइन नहीं हुआ है, ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रहा है। तो कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको जीसीए में मिलेंगे, कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको मिलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। शब्दों का जितना ज्ञान है वो सेक्शन 3 में बसा हुआ है। उसके अलावा देयर इज अ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो आधे जीसीए में आधे आईओएस पे है, बराबर है। अजमेर वाले भाई तेरे को पूरा बाउंस जा रहा है, मेरे को आज जो दिख रहा है ध्यान देना शुरू कर, समझ में आ रही बात? ध्यान कहीं और है तेरा, जबकि कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं। अलग क्या हो रहा है? 1965 ये कहां से आ गया बोनस? ये तो कभी सुने नहीं, देखे नहीं, वही हमें ध्यान देना है, वही सुनना है, बराबर है। तब समझ में आएगा क्या सेक्शन नंबर 8। हमें बेयर लैंग्वेज पढ़ रहा है, तो बेयर लैंग्वेज जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, बराबर है। चलिए एक एक करके चिपक के पढ़ना, एकदम कैसे चिपक के। लिखता है वेयर, क्या कहता है? दिस एक्ट, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1819 या फिर कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। अब ये जो लिखा ना, मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये इसके लिए लिखा है, किसके लिए? इसके लिए एवरीबॉडी, कि भाई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो बोले या तो जनरल क्लॉजेस एक्ट या तो एक ऐसा एक्ट जो इस एक्ट के बाद आया और बाद आके रिपील कर रहा है और री इनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपील कर रहा है और री इनेक्ट कर रहा है। तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 आके पहले 1956 को रिपील किया और अपने आप को क्या किया? री इनेक्ट। तो रिपील किया 1956 को और री इनेक्ट करता है 2013 को। बट अभी हम 2013 को रिपील किया और अपने आप को क्या किया? री इनेक्ट। तो रिपील किया 1956 को और री इनेक्ट करता है 2013 को। बट अभी हम 2013, अरे अभी हम 2013 में हैं पक्का। लिखता है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनेक्टमेंट। क्या लिखता है? एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मर इनेक्टमेंट। फॉर्मर इनेक्टमेंट क्या? 1956। तो कहता है रिपील और री इनेक्ट कर देता है किसको? 1956 वाले को। कहता है देन रेफरेंस इन एनी अदर इनेक्टमेंट। अनदर इनेक्टमेंट इज किसका रेफरेंस है? ये 1956 का रेफरेंस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। और एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताया, एक बताया कॉन्ट्रैक्ट जो रंजन के साथ हुआ था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है उस 1956 का रेफरेंस किसी भी अदर इनेक्टमेंट में, यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में, उस 1956 का रेफरेंस किसी इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट में
to the provision so repealed shall, कौन से प्रोविजन का रिपील हुआ है 1956 का, पूरा पढ़ रेफरेंस इन एनी अदर इनेक्टमेंट ऑफ एनी और इन एनी इंस्ट्रूमेंट टू द प्रोविजन सो रिपील्ड, यानी कि इस इनेक्टमेंट में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर 1956 के क्या दिए हुए हैं रेफरेंस, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या दिए हुए हैं 1956 के, लेकिन भाई साहब ये प्रोविजन तो क्या हो गया है रिपील, तो कहता है शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो रीइनेक्टेड, यानी कि जहां जहां जो रिपील हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन रीइनेक्टेड वाले के आपको पढ़ना है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, वापस से बैठाने की कोशिश करना बराबर है। आइए वेयर क्या लिखता है, कहता है ये एक्ट कौन सा एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, या फिर ऐसा कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन यानी कि कौन सा कंपनीज एक्ट जो बना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो कहता है या तो ये वाला एक्ट या तो ये वाला एक्ट, ये किसी दूसरे एक्ट को रिपील करके अपने आप को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो 1997, या फिर ऐसा कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन यानी कि कौन सा कंपनीज एक्ट जो बना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो कहता है या तो ये वाला एक्ट या तो ये वाला एक्ट, ये किसी दूसरे एक्ट को रिपील करके अपने आप को लेके आ रहे हैं, चाहे जीसीए ने रिपील किया हो चाहे जीसीए के बाद कोई आके रिपील किया हो, रिपील तो हुआ है। तो हम तो अभी एग्जांपल किसका ले रहे हैं, जीसीए का कि कंपनीज एक्ट का, तो हम दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं, चाहे जीसीए के बाद कोई आके रिपील किया हो, रिपील तो हुआ है। ये किसी दूसरे एक्ट को रिपील करके अपने आप को लेके आ रहे हैं, चाहे जीसीए ने रिपील किया हो 1897, या फिर ऐसा कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन यानी कि कौन सा कंपनीज एक्ट जो बना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो कहता है या तो ये वाला एक्ट या तो ये वाला एक्ट, ये किसी दूसरे एक्ट को रिपील करके अपने आप को लेके आ रहे हैं, चाहे जीसीए ने रिपील किया हो चाहे जीसीए के बाद कोई आके रिपील किया हो, रिपील तो हुआ है। तो हम तो अभी एग्जांपल किसका ले रहे हैं, जीसीए का कि कंपनीज एक्ट का, तो हम दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं, हम दूसरे वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं कि वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट जो जीसीए 1897 के बाद आया और आके रिपील और रीइनेक्ट किया, रिपील किसको कर दिया 1956 को, और अपने आप को स्थापित कर 1997 के बाद आया और आके वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट जो जीसीए 1997 के बाद आया और आके रिपील और रीइनेक्ट किया, रिपील किसको कर दिया 1956 को, और अपने आप को स्थापित कर लिया है, अरे कर लिया है, आके रिपील और रीइनेक्ट किया, रिपील किसको कर दिया नाइनटीन 1956 को, और अपने आप को स्थापित कर लिया है, अरे कर लिया है, विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर एक्ट, तो कहता है रिपील कर रहा है किसको, फॉर्मर इनेक्टमेंट को, फॉर्मर इनेक्टमेंट इज कंपनीज एक्ट 1956, तो अब यहां पे रुकना और वापस से हिंदी में बोलना कि कहता है सर कंपनीज एक्ट 2013 जो 1897 के बाद आया, आके विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर एक्ट, तो कहता है रिपील कर रहा है किसको, फॉर्मर इनेक्टमेंट को, फॉर्मर इनेक्टमेंट इज कंपनीज एक्ट 1956, तो कर अभी यहां पे रुकना और वापस से हिंदी में बोलना कि कहता है सर कंपनीज एक्ट 2013 जो 1897 के बाद आया, नाइनटीन 1956, तो कर अभी यहां पे रुकना और वापस से हिंदी में बोलना कि कहता है सर कंपनीज एक्ट 2013 जो 1897 के बाद आया, आके रिपील करता है 1956 वाले प्रोविजन को, और अपने आप को री इनेक्ट कर लेता है। तो अगर ऐसा होता है तो कहता है देन क्या कहता है, जो भी रेफरेंस, जो भी किसी दूसरे एक्ट में यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कोई भी रेफरेंस
है या किसी इंस्ट्रूमेंट में कहता है देन, क्या कहता है, जो भी रेफरेंस, जो भी किसी दूसरे एक्ट में, यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कोई भी रेफरेंस है या किसी इंस्ट्रूमेंट में रेफरेंस है, किस का, उस प्रोविजन का जो रेफरेंस, जो भी किसी दूसरे एक्ट में, यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कोई भी रेफरेंस है या किसी इंस्ट्रूमेंट में रेफरेंस है, किसका, उस प्रोविजन का जो रिपील हो चुका है, तो कहता है किसका, 1956 का। फिर यहां पे हिंदी में बोलना, वापस से आते हैं, कहता है सर क्या आया, कोई भी सेंट्रल है, कोई भी इस एक्ट के आने के बाद, तो कौन सा आया, कंपनीज एक्ट 2013। वापस से आते हैं, कहता है सर क्या आया, कोई भी सेंट्रल है, कोई भी इस एक्ट के आने के बाद, तो कौन सा आया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसने रिपील किया 1956 को और अपने आप को उसकी जगह री इनैक्ट किया। अगर ऐसा होता है तो कहता है, अगर कहता है वो रिपील्ड एक्ट जो है 1956 वाले का, उसका रेफरेंस किसी अदर इनेक्टमेंट में है, दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, या किसी इंस्ट्रूमेंट में है, लेकिन वो प्रोविजन तो रिपील हो चुका है जिसका रेफरेंस दिया है, 226 एक का रेफरेंस दे रहे हो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में, वो तो रिपील हो चुका है। कंपनीज एक्ट के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 1956 लिखा है, इंस्ट्रूमेंट में तो रिपील हो चुका है। तो कहता है जब तक डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो, डिफरेंट इंटेंशन यानी कि जब तक 2013 वाला ये ना बोले कि उसको वैसा ही पढ़ना है जैसा है, तब तक आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे, रेफरेंस दोगे टू द प्रोविजन सो री इनेक्टेड। कौन सा री इनेक्ट हुआ है, 2013, तो वो 226 को 141 पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 1956 को 2013 पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर 1956 की जगह 2013 पढ़ेंगे, बराबर है। मैं हिंदी में बोल के भी समझा सकता था एक सेकंड में, यही लिखना पड़ेगा अगर आएगा तो, मैं इजी लैंग्वेज में भी लिखवाएगा। मार्क्स हिंदी में समझ के इंग्लिश अपनी लिखने में नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेगा लॉ में समझ के लॉ पे लिखने में, एवरीबॉडी। और ये तभी बैठेगा जब जियोगे, इग्नोरेंस में नहीं होगा, अरे क्या दिया रे ये, ऐसे तुम किसी लेक्चर देख लो किसी और का और ऐसे तुमको घुमा फिरा के समझा दो तो मैं मान जाऊंगा, सिर्फ सीधा सीधा बोल देगा ऐसा होगा, ऐसा करना, समझा, यस आगे। तो फिर जिए किधर, जब जिए नहीं तो बैठेगा किधर, जब बैठा नहीं तो याद करोगे किधर, बरोबर है। तो बैठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अगर देसी भाषा में बोलूं तो देसी भाषा ये बोलता है, हिंदी में बोल रहा हूं अब, कि अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के बाद कोई सेंट्रल एक्ट आया और उस सेंट्रल एक्ट ने पुराने सेंट्रल एक्ट को रिपील किया और खुद को एस्टैब्लिश किया, अगर ऐसा होता है, लेकिन तकलीफ वाला विषय यह है जो एक्ट रिपील हुआ है, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, उसके रेफरेंसेस हैं अलग अलग जगह में। मैंने कहा कहां पे रेफरेंस है, बोले कुछ अलग इनेक्टमेंट में है, कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में है। तो बोले अलग इनेक्टमेंट में वन ऑफ द एग्जांपल पेमेंट ऑफ बोनस 1965 है, इंस्ट्रूमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 1956 के रेफरेंस दिए। तो बोले ठीक है, जब तक कंपनीज एक्ट 2013 खुद से कुछ नहीं बोलता कि पुराने रेफरेंस को पुराना ही पढ़ना है, तब तक जहां जहां पे भी पुराना रेफरेंस है आप नए एक्ट के करस्पॉन्डिंग रेफरेंस देना शुरू कर दो। 1956 की जगह 2013, आपके 226 एक की जगह 141 सबसेक्शन नंबर 1। पक्का, आर यू श्योर, पक्का। अब तुम 4 बार क्योंकि पढ़ चुके हो, अब तुम फील करोगे, क्वेश्चन नहीं है इस पे कुछ, अब तुम खुद बोल पाएगा, बराबर है, कि वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बराबर है, व्हिच रिपील्स और रीइनेक्ट्स द प्रोविजन ऑफ फॉर्मर इनेक्टमेंट, देन एनी रेफरेंस इन एनी अदर इनेक्टमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोविजन सो रिपील्ड, देन shall unless the otherwise intention appears be construed with the provision so reenacted। अब इतना क्योंकि शब्द पकड़ा चुके हैं, अब थोड़े शब्द इधर उधर भी हुए तो मांदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिपील, रीइनेक्ट, प्रोविजन, ये आफ्टर, ये मेन वोकैबुलरी दिमाग में बैठ चुकी है। तो अब फ्रेमिंग आगे पीछे होगी तो भी चलेगा, मतलब वही निकलेगा, बराबर है। तो कल को अगर अच्छा तुमको लगता है इस पे सवाल नहीं पूछेगा, पूछना चाहिए, इस पे बाकायदा पूछना चाहिए, कुछ तो कहानी बना के पूछेगा, और यू नेवर नो क्या पूछेंगे, बराबर है क्या। अभी तक इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, बट जहां हम सोचना शुरू किए कि इसमें से नहीं पूछेगा तभी बनेगा, ट्राई करना कभी भी, बराबर है क्या। तो क्या है सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर क्या मैडम अनुष्का जी 8 है, लिखना शुरू करें। बड़ा खतरनाक चैप्टर है सर, खतरनाक समझ के पढ़ेगा तो तेरे को खतरे से भर देगा, ये एंजॉय करते करते पढ़। अब जैसा है मेरे को वैसा ही पढ़ाना पड़ेगा, साथ हो, बोलो, लिखेंगे। व्हेन अ न्यू लॉ, व्हेन अ न्यू लॉ, मैडम समझाए कि नहीं आपको, समझाए, सच बोल। व्हेन अ न्यू लॉ, कॉलम लगा दो, क्या लगा दोगे, कॉलम, कॉलम लगा के 2 डॉट पॉइंट आएंगे, कितने आएंगे, 2 डॉट पॉइंट। सो व्हेन अ न्यू लॉ, कॉलम, पहला डॉट पॉइंट, रिपील्स, व्हेन अ न्यू लॉ, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो चैट में हैं, मजा आया, कुछ बच्चे हैं खतरनाक है, कुछ बच्चे यहाँ पे भी हैं, एक बच्चा अलग टेंशन में, आईओएस कितना बड़ा बोले, प्रॉब्लम यही है, इधर ही प्रॉब्लम है, यही तुमने जो हथियार डाल दिए,
जिस मोमेंट में लग रहा है कि हथियार डाल देना चाहिए उसी समय नहीं डालना है। इतना दूर तो पहुंच गए। इतना कर दिए। इन अदर लॉज, इन अदर लॉज, हमारे सिलेबस वाला अदर लॉ नहीं है, ठीक है। अदर लॉज ब्रैकेट में लिखोगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हमारे एग्जांपल के हिसाब से, ऑफ द ओल्ड लॉ ब्रैकेट में 1956 क्लियरली शोज, को पुराना ही लेना है, तब तक आपको पुराने वाले को नया पढ़ना है। रीड करो, क्या बैठ रहा है एकदम जैसा पढ़े हो वैसे ही। हाँ बढ़िया है, अरे है पक्का, ठीक है। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 8। बड़े जीवन में आगे 9, कितना चलते हैं? 9 डालेंगे हेडिंग कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, वेरी इजी सेक्शन। कैसा? वेरी इजी, ठीक है। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम दिख रहा है? सवाल मेरा, क्या मेरा सवाल, तुमने सेक्शन नंबर 127 पढ़ा है? पढ़ा है? क्या बोलता है डिविडेंड का सेक्शन? डिविडेंड का है, हाँ बोलिए मैडम। डिक्लेयर करने से 30 दिन पे आपको डिविडेंड क्या करना है? पे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से 30 दिन में डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए? पे हो जाना चाहिए, बराबर है। कहां से? क्या डिक्लेरेशन से? डिविडेंड। बराबर कैसे डिक्लेयर होता है? बोर्ड रिकमेंड करता है, मेंबर जनरल मीटिंग में ओआर पास करके अप्रूव करते हैं, इसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। वहां से 30 दिन में आपको डिविडेंड देना है, पक्का। आपने 77 पढ़ा है? 77 में क्या है? चार्जेस हैं। कितने दिन में चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है? 30 दिन। कहां से? क्रिएशन से, बराबर। तो ये लिखता है फ्रॉम डिक्लेरेशन, क्या लिखता है? फ्रॉम, वहां से कितना दिन? 30 दिन। ये लिखता है 30 दिन फ्रॉम क्रिएशन, फ्रॉम क्रिएशन। यहां पे भी कितना दिन बोलता है? 30 दिन। ऑडिटर पढ़ा आपने? सेक्शन नंबर 139 का सब सेक्शन नंबर 6, 139 का सब सेक्शन नंबर 6, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, बराबर है। बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन में। कितने दिन में? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से 30 दिन में। ये फेल हुआ तो अगले 90 दिन में, अगले 90 दिन में, अगले बोर्ड बताएगा कि भाई हम अपॉइंट नहीं कर पाए, फिर मेंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 90 दिन में करता है। जो आप 60 दिन बोल रहे हो, कब होता है? जब गवर्नमेंट कंपनी है तो पहले 30 दिन में सीएनएजी नहीं तो अगले 30 दिन में बोर्ड, बराबर है, और फिर अगला 60 दिन। और एक्चुअल में सीएनएजी को शायद 60 दिन है, तो 60 30 और 30, 60 30 और 60 ऐसा चलता है। चलो जाने दो उसको, उसके टाइमलाइन को वहीं रहने दो। हर जगह क्या लिखा है? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम क्रिएशन, फ्रॉम डिक्लेरेशन, पक्का। तो सेक्शन नंबर कौन सा वाला पढ़ रहे हैं अपन? 9। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 9 अपने को बोलता है जब भी किसी भी एक्ट के अंदर आपको कोई टाइमलाइन दी गई है कि आपको डिविडेंड इतने दिन में डिक्लेयर करना है, आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इतने दिन में करना है, आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन इतने दिन में करना है, हर जगह वर्ड यूज होता है फ्रॉम। तो सवाल ये आता है जब आपको डिक्लेरेशन से 30 दिन एक्ट के अंदर आपको कोई टाइमलाइन दी गई है, क्या हर जगह क्या लिखा है? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम क्रिएशन, फ्रॉम डिक्लेरेशन, पक्का। तो सेक्शन नंबर कौन सा वाला पढ़ रहे हैं अपन? 9। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 9 अपने को बोलता है जब भी किसी भी एक्ट के अंदर आपको कोई टाइमलाइन दी गई है कि आपको डिविडेंड इतने दिन में डिक्लेयर करना है, आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इतने दिन में करना है, आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन इतने दिन में करना है, हर जगह वर्ड यूज होता है फ्रॉम। तो सवाल ये आता है जब आपको डिक्लेरेशन से 30 दिन, क्रिएशन से 30 दिन, रजिस्ट्रेशन से 30 दिन बोल रहा है, तो सर क्या रजिस्ट्रेशन वाले दिन को 30 दिन में काउंट करेंगे, क्रिएशन वाले दिन को 30 दिन में काउंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन वाले दिन को 30 दिन में काउंट करेंगे कि नहीं? ये सवाल है एवरीबॉडी। जवाब है सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन 30 दिन में काउंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन 30 दिन बोल रहा है, तो सर क्या रजिस्ट्रेशन वाले दिन को 30 दिन में काउंट करेंगे, क्रिएशन वाले दिन को 30 दिन में काउंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन वाले दिन को 30 दिन में काउंट करेंगे कि नहीं? ये सवाल है एवरीबॉडी। जवाब है सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन 10 बोलता है जब भी आपको कोई टाइमलाइन कैलकुलेट करना है किसी लॉ का, और अगर उस टाइमलाइन में वर्ड लिखा है फ्रॉम, तो फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम दिस वाले को एक्सक्लूड करना है।
उसको एक्सक्लूड करोगे और उसको एक्सक्लूड करके 30 दिन। तो अब जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है 139(6) में, वो रजिस्ट्रेशन वाली डेट को छोड़ के 30 दिन, जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया है उस दिन वाले को छोड़ के 30 दिन, और जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन वाले को छोड़ के 30 दिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सपोज करते हैं, क्या करते हैं, सपोज एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है 30 सितंबर, ये एनुअल जनरल मीटिंग हुई, बराबर है। 30 दिन में डिविडेंड डिक्लेयर करना, व्हाट शुड बी द लास्ट डेट? हाँ बोलो। 30 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 29 में नहीं गिनूंगा मैं, 29 अक्टूबर नहीं है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 30 अक्टूबर। अब 124 कहता है, 124। अगर आपने 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं किया तो अगले 7 दिन में ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले जाएगा। सो कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज द अनपेड डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन नेक्स्ट 7 डेज। अगेन क्या बोला? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यानी कि इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा अब अगला 7 दिन, क्योंकि इस पे 31 आएगा। तो एक वो हो गया, और 6 यानी कि 6 नवंबर तक मेरे को इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। क्लैरिटी है? अब यहां पे 7 साल तक पड़ा रहेगा, बराबर है, और 7 साल के बाद जाएगा आईईपीएफ में। अब 7 साल के बाद आईईपीएफ, अब यहां पे 7 साल तक पड़ा रहेगा, कि इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा अब अगला 7 दिन, क्योंकि इस पे 31 आएगा। तो एक वो हो गया, और 6 यानी कि 6 नवंबर तक मेरे को इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। क्लैरिटी है? अब यहां पे 7 साल तक पड़ा रहेगा, बराबर है, और 7 साल के बाद जाएगा आईईपीएफ में। अब 7 साल के बाद आईईपीएफ में कब, यानी 7 साल एक्सपायर हुआ उसके कितने दिन में आईईपीएफ, वो टाइमलाइन नहीं दी है, वो टाइम दिया क्योंकि 7 साल बाद एक रीजनेबल टाइम पे सब कैलकुलेट करके बस दे देना, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जहां पे लॉ पे टाइम लिमिट नहीं है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि आप एक रीजनेबल टाइम पे उसको ट्रांसफर कर दोगे। क्लैरिटी? आर यू श्योर? तो कहता है देखो, इन एनी सेंट्रल एक्ट, क्या लिखता है? इन एनी सेंट्रल एक्ट, क्या कंपनीज एक्ट सेंट्रल एक्ट है? और रेगुलेशन मेड, और रेगुलेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि 1819(7), ये पर्याप्त माना जाएगा। इट शैल बी सफिशिएंट, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ डेट टू यूज द वर्ड टू, यानी कि जिसको इंक्लूड करना है आप उसके लिए टू यूज कर सकते हो, कहीं पे भी टू यूज नहीं किया है पूरे सेंट्रल एक्ट में, हमेशा से फ्रॉम यूज किया है कि भाई इसको एक्सक्लूड करो, वहां से आप अपना टाइम गिनो। क्या आप मेरे साथ हो? एवरीबॉडी लिखे, लिखो। सेक्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे? 9 है। ये इतना 9 गंदा जैसे क्यों बोला शुक्ला तू? चलिए लिखेंगे, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एवरीबॉडी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बोलो, it shall be sufficient for the purpose, it shall be sufficient for the purpose, it shall be sufficient for the purpose of excluding any day, it shall be sufficient for the purpose of excluding any day from a series of day, from a series of day, to use the word from, to use the word, बोलो ना भाई, और वो फ्रॉम को क्या करोगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बराबर भाई? बहुत स्माइल करता है तू मन मन अंदर ही अंदर, क्या क्या सोचता है पता नहीं। टू यूज द वर्ड फ्रॉम, है ना, मैं जो करे, द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग लास्ट डे, टू यूज द वर्ड, टू यूज द वर्ड, और उसको भी लास्ट वाला जो टू है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा, बराबर है। अब उसको हिंदी में समझो पढ़ के कि किसी भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन जो इस एक्ट के बाद बना है ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है, कि सिर्फ आप किसी भी सीरीज ऑफ डे में अगर पहले दिन को हटाना चाहते हो एनी डे, तो वर्ड क्या यूज कर लो? फ्रॉम, और इंक्लूड करने के लिए टू। क्लैरिटी रहेगी? आर यू श्योर? बढ़ते हैं जीवन पे आगे, ठीक है। कहता सर ये वाला कंसेप्ट एकदम पीनट था, गुड। चलिए आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, सेक्शन नंबर 10। तुम भी मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, वो पीनट से कुछ लगा क्या तुमको? हाँ हाँ, चलिए कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। तेरे को भी हंसी है? नहीं है, हंस ले यार। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। तुम्हारे को कभी ऐसा हुआ है टीचर पकड़ लिया हंसते हुए और डांट रहा तुमको और हंसी आ रही है? मेरे साथ हुआ है, बहुत खतरनाक। बताया हूँ शायद मैं तुम लोग को। ओके आई टेल, बताता हूँ। मैं इनसे रिलेटेड एक आध किस्सा और है तो अगले सेशन में कभी बताऊंगा। स्कूल का यहाँ पे खत्म हो गया। मैं इनसे रिलेटेड एक आध किस्सा और है तो अगले सेशन में कभी बताऊंगा। स्कूल का यहाँ पे खत्म हो गया, स्कूल का यहाँ पे खत्म हो गया। मैं स्कूल से थोड़ा सा बियॉन्ड जाता हूँ, किस्सा भी बताऊंगा नहीं, उसके लिए टाइम लगता है मेरे को पढ़ाने का है। हाँ, तो पॉइंट ये है, मतलब मैं शायद बताया हूँ तुमको, उस सर वाला किस्सा नहीं बताया था, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो सुनो, अबे सुनो तुम, रेफरेंस दे दूंगा मैं। तो फिर मेरे को फाइनली उसका बैग, हमारा बैग लेके, हमारे मोबाइल देके हमको रवाना किया। कुछ सस्पेंड नहीं हुआ हम लोग, वो पंखा मुड़ा ही था। अगले दिन आके कोई इलेक्ट्रिशियन आके सीधा किया, हो गया। मैं सिर्फ हंसी बता रहा था जो तुमने यहाँ से शुरू की थी। लेट्स स्टार्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसके बाद हमने कभी नहीं मोड़ा। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, मतलब भाई स्कूल के इतने किस्से ना, मैं सुनाते सुनाते थक जाऊंगा, रात हो जाएगी, पता है। और सब में ऐसा थ्रिल है ना, मैं क्या बताऊं, उसकी वजह से मैं ऐसा है, समझ रहे हो? वो सारे कांड तुमको बोल्ड करते हैं, तुम डरते नहीं हो किसी से। ये तो स्कूल तक ही था। चलो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम तुमने हेडिंग डाली, ठीक है? हाँ जी। अरे भाई तुम क्यों यहाँ के पंखे के पीछे? मैं बोल दिया ना, उसके बाद मैं सारी हरकत नहीं करता था। अब मेरा एडलरिन रश में मेरे को रफ्तार चाहिए, कार लाके भगाऊंगा करके, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम देखो, और एग्जांपल समझना शुरू करो। साथ हो तुम मेरे, और जितने बाबू सोना वाले बच्चे थे वो आज बाबू सोना ही है, वो घर पे ही हैं, अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं, आज भी वैसे ही हैं। वो बाबू सोना ही रहेगा। आपको अपने शेल से निकलना पड़ेगा, घर से निकलो, धक्के खाओ, धोखे खाओ, बराबर है, तो इंसान बोल्ड बनता है। जहां आप ममाज बॉय और पापाज बॉय बन के रह गए, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, क्योंकि तुमको आदत पड़ जाएगी डिपेंडेंसी की। मेरे लाइफ में मैं इंदौर रहा, रायपुर रहा, दिल्ली रहा, मुंबई रहा, पुणे रहा हूँ, बराबर है क्या? मेरे फादर मदर पहली बार आए हैं मेरे को मिलने के लिए, मतलब पिछले साल, बराबर है क्या? उसके पहले वो कभी नहीं देखे मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं खुद निकला हूँ, खुद ही पीजी खोजा हूँ, सब कुछ किया हूँ। मेरे फादर मदर मेरे पास तब आए हैं जब मैं फाइनली सेटल हो गया था, तब एक बार मेरे को मिलके गए हैं। नहीं तो मैं ही मिलने जाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली दिवाली टू दिवाली, क्योंकि मेरे को बोर होता है मेरे होम टाउन में। तो पॉइंट इज, निकलो घर से और डिपेंड होना कम करो, अपने हिसाब से काम करो, बराबर है? कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 10।
अब बात को ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, सन 9 पे भी तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम था, वो कमेंसमेंट था, कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, बरोबर है क्या? और ये है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है 10। आर यू श्योर? सो द पॉइंट इज यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टाइम जो सेक्शन नंबर 10 है, ये क्या बोलता है मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको एलएलपी एक्ट का सेक्शन नंबर 39 याद है क्या? आई विल हेल्प यू। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ याद आ रहा है? पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन 38 में था, 39 में कंपाउंडिंग है। 38 में है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ सेक्शन याद आ रहा है क्या उसका? सेक्शन नंबर 38 पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, वहां पे लिखता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन such information as ROC may consider necessary, he may require any person including present or former partner, employee, designated partner of LLP, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। Are you sure? To answer the question, to make a declaration, to supply the information within a such period, within a reasonable period, period नहीं दिया, within a reasonable period, यानी कि सेक्शन 38 के अंदर ROC एम्प्लॉय से, पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर से कोई भी जानकारी, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और जो टाइम उस रिक्वेस्ट पे लिखा हुआ है ROC के, उतने टाइम पे आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसको? ROC को। एवरीबॉडी आर विद मी? अब उसमें दो बात है कि या तो आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं दिया, इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया, या तो रीजनेबल पीरियड में या तो प्रिस्क्राइब पीरियड में अगर दिया होगा तो, बराबर। दूसरा है कि अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर वो समन जारी करेगा कौन? ROC। या तो मेरे सामने हो, या तो इंस्पेक्टर के पास आओ, या तो एनी अदर पब्लिक ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय ROC, और उसके सामने आके सारी चीज करो। तो सामने भी कब आना है उसका भी तो टाइम होगा ना। 7 दिन में यहां पे फलानी जगह हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करें, बराबर। ऐसे ही आता है, थाने से नोटिस आएगा, बराबर है, तो भी ऐसे आता है, एकदम सरल शब्दों में, कम शब्दों में, कि आपके खिलाफ फलाना फलाना ने ये कंप्लेंट दर्ज की गई है, कानूनी पूछताछ के लिए फलाने एसपी ऑफिस में आपको इतने बजे हाजिर होना है अपनी सफाई पेश करने के लिए, बराबर है। कभी आए तो घबराना मत उससे, बराबर है। वो आप जहां घबराए खत्म, बराबर है। भाई पुलिस वाले बुलाए है ना, कंप्लेन का नोटिस है, एफआईआर का थोड़ी है, बराबर है। दिस डिफरेंस, जाने दो उस बात को, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि भाई या तो आपको समय दिया है, इतने समय में जानकारी देना है, समय में जानकारी नहीं दी है या सेटिस्फैक्टरी नहीं दी है, तो आपको एक नोटिस आएगा कि आपको हाजिर होना है, दैट्स अ समन। एवरीबॉडी हेलो। और आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको गलती से, कैसे गलती से, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? सेक्शन नंबर 62 राइट इशू, ठीक है। राइट इशू में मैंने पढ़ाया था जब भी आप फर्दर इशू करोगे शेयर्स का, आपको आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछना है, उनको नहीं देना चाहते हो, अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हो, तो एसआर पास करके एम्प्लॉय को दे दो, बाहर वाले को देना तो भी एसआर पास करना पड़ेगा, बराबर। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 62 कहां नहीं लगता है, कहता है अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो डिबेंचर का शेयर्स पे तो भी फर्दर शेयर जा रहे हैं, बट कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए सेक्शन नंबर 71 पे ऑलरेडी आप एसआर पास करवा लेते हो, इसलिए उसको हम राइट इशू मानते हैं। उस पे एक सेक्शन 62(4) है, क्या है 62, 62(4), 65, 66, 62 सबसेक्शन 6, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर पास कर सकती है कि उनके लोन को या उनके डिबेंचर को आप शेयर्स में क्या करो? कन्वर्ट, भले टर्म ऑफ कन्वर्जन हो चाहे ना हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? कुछ याद आ रहा है? और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उस पे एक प्रोविजन है कि कंपनी अगर इस ऑर्डर से सेटिस्फाई है कि भाई सरकार तो अपनी तानाशाही चला रही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी, बराबर है, तो उस परिस्थिति के अंदर ऑर्डर जब से आया है वहां से 60 डेज में कंपनी एनसीएलटी के पास जाके अपील कर सकती है कि हमको ये कन्वर्जन मंजूर नहीं है। कुछ याद आ रहा है? आया? तो 60 डेज का टाइम है अपील करने का एनसीएलटी के पास। रजिस्ट्रार आपको बोल रहा है मेरे पास हाजिर हो, या तो मेरे पास ये जानकारी तो कुछ हो रहा है। एवरीबॉडी आर यू श्योर? कई बार आपकी पेशी होती है, क्या होती है? पेशी। कोर्ट से भी आपको समन आता है, किससे आता है? कोर्ट से समन आता है कि भाई आपको इस केस पे हाजिर होना है गवाही देने के लिए, बराबर है क्या? और उस पे डेट दी होती है कि इस दिन हियरिंग है और इस दिन आपको हाजिर होकर क्या करना है? अपनी सफाई पेश करना है। नाउ माय पॉइंट इज, जिस दिन आरओसी ने समन जारी करके मेरे को इंस्पेक्टर के पास आने के लिए बोला था कि इस दिन को आपको आना है, इस दिन को आपको आना है, वो दिन किसी गवर्नमेंट हॉलिडे की वजह से इंस्पेक्टर का जो थाना है वो क्लोज है, छुट्टी है, पहला। दूसरा, जिस दिन आपको कोर्ट पे, ट्राइब्यूनल पे 60 दिन है ना आपके पास, 60 दिन में अपील फाइल करनी है, एकदम 60वां दिन में आपकी पूरी अपील की तैयारी हुई, उस दिन ट्राइब्यूनल बंद है, बराबर। जिस दिन कोर्ट का आपके पास समन आया कि आपको इस दिन आके गवाही देनी है, उस दिन शिवरात्रि का दिन कोर्ट से बंद है। सो द पॉइंट इज कि क्या आप अगले दिन जाओगे कि नहीं जाओगे? अगले दिन जाओगे कि नहीं जाओगे? क्योंकि जिस दिन बुलाया, जिस दिन अपील फाइल करनी थी, वो सब लास्ट दिन था, तो क्या खत्म हो जाएगी चीजें? फिर तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि भैया मैं तो 60वें दिन में आया था, आपका ट्राइब्यूनल बंद था, मैं किधर से अपील फाइल करूं? आप इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे को समन दिया था सेक्शन 38 में, आरओसी ने दिया था, मैं तो आया था, आप नहीं था, मैं क्या करूं? छुट्टी थी, कोर्ट से समन आया, मेरे को हाजिर होना है, मैं तो आया था, शिवरात्रि थी, छुट्टी थी, मैं क्या करूं? अगले दिन आऊं, क्या करूं? वो अपील 61वें दिन भी फाइल होगी, वो हाजिरी इंस्पेक्टर के पास अगले दिन भी होगी, वो जो समन आया था गवाही पेश करने का वो अगले दिन भी होगा, बट अगला दिन शुड बी वर्किंग डे, हो सकता है अगला संडे हो। शिवरात्रि के दिन सैटरडे था, अगला संडे मंडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा दिन? मंडे। आइए थोड़ा एग्जांपल देखेंगे फिर समझेंगे साथ में मेरे। चलिए, सेक्शन कौन सा चल रहा है? 10 चल रहा है, बस। चलिए, सबसे पहले आप यहां पहले एग्जांपल देखना, फिर ऊपर की सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर मैं इसको ईजी करके लिखाऊंगा। इसमें इफ्स एंड बट्स है, एमसीक्यू कहां पूछेगा वो भी मैं तुमको बताएगा साथ में मेरे। सपोज देयर इज अ सेंट्रल एक्ट, सपोज देयर इज अ दैट रिक्वायर्स फाइलिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट, लेट्स से एन अपील विदिन 60 डेज ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट जजमेंट, और मैंने आपको 60 दिन का एग्जांपल दिया, 64 62 का, जब से ऑर्डर आया वहां से 60 दिन। जजमेंट डिलीवर हुआ 15 जनवरी को, अब सेंट्रल एक्ट के हिसाब से आपको 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है, और 30 दिन कहां खत्म होंगे? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, सैटरडे था उस दिन, और उस दिन कोर्ट बंद था, बराबर है क्या? अरे हेलो, उस दिन कोर्ट क्या था? बंद था। क्या भाई जज लोग के नहीं होंगे क्या वैलेंटाइन? होंगी भाई, उनको भी छुट्टी है ऑन सैटरडे। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द अपील कैन बी फाइल्ड ऑन द नेक्स्ट व्हेन द कोर्ट इज, व्हिच वुड बी 16 फरवरी, क्योंकि 15 फरवरी तो संडे आएगा, बराबर है। द फाइलिंग वुड बी कंसीडर्ड एज डन इन ड्यू टाइम डिस्पाइट फॉलिंग आफ्टर द ओरिजिनली प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन ऑफ फरवरी 14 2024, बराबर। अब रुकना यहां पे। लिमिटेशन एक्ट सुने कभी? लिमिटेशन एक्ट 1963 सुना कभी? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, तुमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 फाउंडेशन का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका यूनिट नंबर 2 का वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, उसके अंदर आपने पढ़ा था टाइम बार डेट, सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 3, कुछ याद आ रहा है? टाइम बार डेट कि 3 साल अगर आप क्लेम फाइल नहीं किए तो डेट क्या हो जाता है? टाइम बार। वो 3 साल आया कहां से था? लिमिटेशन एक्ट से, एवरीबॉडी। अब हाँ मैडम वो वहां रहने दो, अब इधर आओ। हाँ, दैट्स अ टाइम बार डेट, एवरीबॉडी। लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिटरली एक शेड्यूल है, अभी मैं खोल के नहीं दिखाता उसको, हर चीज के लिए हर केस का नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी मैटर है इतने दिन में केस करना है, इतने साल पे, इंश्योरेंस का मैटर है इतने साल पे। तो लिमिटेशन एक्ट का काम ये है कि अलग अलग केस के लिए अलग अलग क्या बताई हुई है? टाइमलाइन।
तो कहता है अगर आप लिमिटेशन एक्ट वाले उस पे हो, किस पे हो, डेडलाइन पे, जैसे अगर टाइम बाउंड डेट की बात करूं तो क्रेडिटर जो है डेटर को 3 साल तक केस कर सकता है। अब जो 3 साल का आखिरी दिन है वहां पे कोर्ट बंद है, वहां पे कोर्ट बंद है, वहां पे सेक्शन 10 नहीं लगेगा। 3 साल दिया ना, मजाक चल रहा है। 10-10 साल की भी लिमिट है किसी किसी केस पे, मजाक चल रहा है। 3 साल में तुमको आखिरी दिन याद आ रहा है। मिनिमम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में 3 साल का मिनिमम, मैक्सिमम 10-10, 12-12 साल का भी पीरियड है। तो सो रहे थे क्या? चलो इसके बाद भी, अरे इसके लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये तक प्रोविजन बनाया हुआ है कि जज ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन may entertain your case even after the expiry of the limitation period given in the limitation act 1963। तो डिफरेंस क्या रहा फिर? वो तो सेक्शन 10 का ही काम कर रहा है। डिफरेंस ये है कोर्ट को अगर वो सफिशिएंट कॉज नहीं लगा वो एंटरटेन नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 10 में बोल रहा है भाई जहां पे आपको 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन ऐसे लिमिटेड टाइम दिया हुआ है और उसके आखिरी दिन में कुछ छुट्टियां आ जाती है, कोर्ट बंद है, वो ऑफिस बंद है आरओसी का जहां पे आपको जाना था, अगला वर्किंग डे, इट्स ओके। बट वो लिमिटेशन एक्ट वाला डेडलाइन होना, आपको सवाल लिमिटेशन एक्ट का मसाला डाल के ही पूछेगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं देगा कोई, क्योंकि वो लास्ट में लिखा रहता है। और गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पे लिखता है वेयर, क्या लिखता है? वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हमने कौन कौन से सेंट्रल एक्ट की बात कर ली? एलएलपी एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग डायरेक्ट की गई है, जैसे तुमको बोला था इंस्पेक्टर के पास हाजिर होना है, डायरेक्शन था, रजिस्ट्रार के पास हाजिर होना है, ठीक है, और अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट और ऑफिस, यानी कि अपील फाइल करना है, ट्राइब्यूनल के पास आना 60 दिन में, जब से तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कन्वर्जन का, ऑन अ सर्टेन डे विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, देन इफ द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन दैट डे और लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसीडर्ड एज डन और टेकन इन ड्यू टाइम इफ इट इज डन और टेकन ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स ऑन व्हिच द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। कायदे से बोलना वर्किंग डे चाह रहे, लेकिन वर्किंग डे ना लिख के पूरा कहानी लिखे हैं। लिखता है ऑन द नेक्स्ट डे ऑन व्हिच द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। अब संडे को तो ओपन नहीं होगा, तो मंडे, तो दैट्स अ वर्किंग डे। Are you with me? Last वाला जो point है, however, it's important to note that if this situation falls under the purview of the Indian Limitation Act 1877, for example, if the appeal is subject to a specific limitation period mentioned in that act, the rules of section 10 of the general clauses would not apply. Provision of limitation act ही लगेगा, वो 1877 लिखा है, लेकिन general clauses act को apply करो, section नंबर 8 को, और उसको 1860 क्या बोला था मैं? Limitation Act 1963, बराबर है? इसके पहले 1877 था, आज Limitation Act 1963 है, बराबर है? यहाँ पे भी देखो जीसी लगेगी मजाक में, बराबर है? पुराना का रेफरेंस दिया है, उसको किसका पढ़ोगे? 1963 का, क्योंकि आज Limitation Act 1963 है, समझ में आया? लिखो। बोलू क्या मैं? क्या बोलू? बोलो। If any central law or regulation says, if any central law or regulation says that an act ब्रैकेट में लिखना कि वो किस एक्ट की बात कर रहा है। ये एक्ट कानून वाला नहीं है, स्मॉल ए लिखे हो ना? हाँ मैडम, क्यों? जहां पे सेंट्रल लॉ रेगुलेशन आ गया, ये एक्ट हरकत वाला एक्ट है, कानून वाला एक्ट नहीं, तो स्मॉल ए रहेगा ब्रैकेट में। लाइक फाइलिंग अ डॉक्यूमेंट और सबमिटिंग अ फॉर्म, like filing a document or submitting a form or making an appeal, etc. bracket close, everybody, must be done in a court or office, on a particular day or within a certain period, स्लैश करके टाइम कर दो, certain period टाइम स्लैश करके, कॉमा, but the court or बोलू, this rule does not apply to cases that come under the limitation act, मैं 1963 ही लिखवा रहा हूं, ठीक है? the limitation act 1963, बरोबर है? ये do it on the next बना देगा, कुछ भी करेगा लेकिन करेगा, बराबर है? एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर क्या था ये? 10। बड़े जीवन पे आगे लिखें, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सेक्शन नंबर 11। इतना टाइम पास है 7 कैसा लगा था कि सर तुम्हें खुद ही पढ़ लेती, पढ़ा दूंगा, 11 तो कर। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, समझोगे क्या इसको कि नहीं समझोगे? समझेंगे। ये वाले सेक्शन का काम आमतौर पर वहां आएगा जहां पे डिस्टेंस की बात की गई है। अब तक मैंने डिस्टेंस वहीं पढ़ा है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, वहां पे डिस्टेंस के प्रोविजन होते हैं। और डिस्टेंस कब आता है? जब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नापते हो आप कि लैंड बेस से 200 नॉटिकल माइल इस इंडिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एवरीबॉडी, पॉइंट इज, सपोज करिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, बराबर? मैं हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहा हूं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, बराबर है? अब इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ पे लिखता है कि जितने भी नेशनल टाइगर रिजर्व है, क्या? जितने भी नेशनल टाइगर रिजर्व है, समझते हो क्या होता है? क्या होता है नेशनल टाइगर रिजर्व का मतलब? जहां पे हाँ सशक्तिकरण, कंजर्व किया जा रहा है, किनको? टाइगर को संभाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हाँ, सशक्तिकरण, ठीक है? नेशनल टाइगर रिजर्व। तो अगर आप कभी गए हो जंगल सफारी के लिए, अगर कभी गए हो कोई गया टाइगर सफारी में? कहाँ गया भाई? जिम कॉर्बेट गया। हाँ आप? हाँ सुंदरबन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हाँ ऊटी, हाँ ताड़ोबा, हाँ कहाँ गए हो? हाँ
ठीक है, मैं जितने भी टाइगर रिजर्व गया हूं वो दोनों के दोनों एमपी के अंदर हैं, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, दैट इज मध्य प्रदेश। एक उस पे है बांधवगढ़, ठीक है, एमपी में ही है, और एक है कान्हा किसली, ठीक है। ये दोनों ही नेशनल टाइगर रिजर्व है। कान्हा किसली बहुत बड़ा है, बांधवगढ़ उसका शायद 1/3 भी नहीं है। तो टाइगर साइटिंग ज्यादा आपको बांधवगढ़ पे होती है, मजा आता है। मैं जब जब गया हूं मेरे को लगभग लगभग हर बार टाइगर साइटिंग। अब अगला अपन जाएंगे मसाई मारा सीधा केनिया, बराबर है। तो चलो वापस मुद्दे में आते हैं। कातरज कातरज नहीं, कातरज में भी जू है ना एक, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है, सुनो। इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ पे ये लिखा हुआ है कि जितने भी नेशनल टाइगर रिजर्व है उससे 25 किलोमीटर, क्या बोल रहा हूं, उससे 25 किलोमीटर में किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, इंडस्ट्री या ऐसी कोई भी चीज जिससे एनवायरमेंट को नुकसान है, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान है, बराबर है क्या, ये नहीं होगा। टावर नहीं लग सकते यहां पे, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, क्योंकि टावर अगर लग गया मोबाइल टावर तो उसकी जो रेंज होती है मोबाइल की तरंगे होती है वो बर्ड्स के लिए बड़ी हानिकारक होती है, उनकी डेथ हो जाती है, बराबर है क्या। आर विद मी। आप कभी भी नेशनल टाइगर रिजर्व के अंदर भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे आपको रेंज नहीं मिलने वाला, बाहर मिलेगी। कहां पे, जब आप परमिट लेंगे या करेंगे वो भी लिमिटेड, जहां आप जंगल के अंदर एंट्री लिए आपका रेंज नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। ये भी बताना चाहता हूं, जब आप वहां पे जाएंगे देयर इज 2 टाइप्स ऑफ जोन, वन इज कोर जोन और वन इज बफर जोन। 80% जंगल तो आप घूमते ही नहीं हो, आप 20% जंगल घूमते हो, जो आउटर एरिया होता है दैट्स अ बफर जोन, क्योंकि जो कोर पार्ट है वहां पे वाइल्ड लाइफ को क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना है बोल के आपको उसके अंदर जाने नहीं दिया, एंट्री ही नहीं है। और अगर आप गैर कानूनी तरीके से घुसेंगे उसके अंदर तो बढ़िया मजा आएगा फिर, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा है कि 25 किलोमीटर है, ये आपकी लिमिट है, लिमिट, ठीक है। हमारे साथ हुआ था हादसा ऐसा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसी जरूरत कभी करना मत। ऑफ रिकॉर्ड ये देखिए, बात बाद में सुनो, मेरी बात सुनो, कहानी सुनो। 25 किलोमीटर है, ये सब बोल दिया कि नहीं करना, क्योंकि कंजर्व करना है, क्या लिखा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ के अंदर, पक्का। अब सवाल ये आता है, ये जो नेशनल टाइगर रिजर्व आपको एरिया दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब अगर मैं इसके रोडवे से जाऊं, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, घाट है, ठीक है, और मैं यहां पे फैक्ट्री कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और ये रोडवे से जाऊं तो यहां पे बकायदा 30 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, बराबर है। बट मैं गूगल मैप का एरियल व्यू समझते हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो अगर ऐसे करके ऐसे देखो सीधा, बराबर है, तो 10 किलोमीटर हो रहा है, कितना हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखना है, यानी कि एरियल व्यू में देखना है, ये रोड से देखना है, बराबर है। तो ये सेक्शन नंबर 11 पे लिखा है, किलोमीटर का रेंज आ रहा है, बराबर है, किलोमीटर है। ये सब बोल दिया कि नहीं करना, क्योंकि कंजर्व करना है, क्या लिखा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ के अंदर, पक्का। अब सवाल ये आता है, ये जो नेशनल टाइगर रिजर्व आपको एरिया दिख रहा है ना। अब अगर मैं इसके रोडवे से जाऊं, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, घाट है, ठीक है, और मैं यहां पे फैक्ट्री कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और ये रोडवे से जाऊं तो यहां पे बकायदा 30 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, बराबर है। बट मैं गूगल मैप का एरियल व्यू समझ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अगर ऐसे करके ऐसे देखो सीधा, बराबर है, तो 10 किलोमीटर हो रहा है, कितना हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना है, यानी कि एरियल व्यू में देखना है, ये रोड से देखना है, बराबर है। तो ये सेक्शन नंबर 11 पे लिखा है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज, जब तक ये लिख नहीं देता अलग से कि रोडवे का नाम है, अगर 11 पे लिखा है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज, जब तक ये लिख नहीं देता अलग से कि रोडवे का नापना है, अगर कुछ ऐसा लिखा तो आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन से, अदरवाइज जब तक ये लिख नहीं देता अलग से कि रोडवे का नापना है, अगर कुछ ऐसा लिखा तो आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन से ही मैच करना है। मतलब अगर इसमें 10 किलोमीटर पे आ रहा
रहा है, आप फैक्ट्री में डाल, वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन में आपको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। बट व्हाट इफ उसके अंदर लिख दिया कि रोडवे से ही नापना है, तो चलेगा? लिखा होगा तो क्या तुम मेरे साथ हो? चलिए आइए, लिखता है इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस, इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द डिस्टेंस, वर्ड देखो यहां पे मार्क है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, मैंने वहां पे लिखा क्या है, रोडवेज बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और अ हॉरिजॉन्टल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बरोबर है क्या? नाप लोगे? इसकी औकात मेरे को एमसीक्यू में ही दिखती है। किस पे दिखती है? एमसीक्यू में। लिखना शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है? अब इसको क्या ही लिखोगे यार, रेफरेंस डालो, इसको लिखवाना है, मैं यही लिखवाऊंगा जब लिखवाऊंगा अभी तो। हाँ तो रेफरेंस डालो ना, पेज नंबर डालो। हाँ क्या हो गया मैडम? तनिषा जी लिखना है, शेयर लिखना है। हाँ रेफरेंस चलेगा ना, उसके लिए नहीं बोल रही थी ना, ना लिखने के लिए नहीं बोल रही थी ना। हाँ कैसा भी चलेगा, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस सेक्शन नंबर 11, रेफरेंस डालो, पेज नंबर बताओ कौन सा मैडम? हाँ 13.13, चलो 13 हुआ, पढ़ो जीवन पे आगे। चलिए सेक्शन नंबर 12 की हेडिंग डालो, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन इनैक्टमेंट, ड्यूटी टू बी टेकन इन प्रो राटा इन इनैक्टमेंट। समझेंगे इसको, समझेंगे, सिखा रहा हूं ना भाई, तो तू हेडिंग तो डाल, अरे तो हेडिंग तो डाल। हाँ बहुत उतावला है सीखने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ के लिए। हाँ देखा है, ठीक, बोलूं मैं एवरीबॉडी? एक एक एग्जांपल लो, एक क्या लो एग्जांपल। मान लीजिए कस्टम लॉस के हिसाब से, किसके लॉस के हिसाब से? कस्टम, 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी लगेगी अगर आप 1 किलोग्राम टी इंपोर्ट कर रहे हो। क्या 1 किलोग्राम क्या इंपोर्ट कर रहे हो? टी। सीधी सी बात है, एक की जगह मैं 2 किलो करूंगा, मतलब 2 किलो टी इंपोर्ट करूंगा, 20 रुपए। आधा किलो में, आधा किलो में 100 ग्राम में 1 रुपए, बराबर। तो कहता है भाई किसी भी एक्ट में कोई भी ड्यूटी अगर आपको बताइए तो वो एक स्टैंडर्ड भी बताएंगे, ऐसा तो अलग अलग नहीं देंगे, 100 ग्राम में 1 रुपए, 200 ग्राम में 2 रुपए, इसमें एक स्टैंडर्ड बताएंगे किलो के हिसाब से। तो अगर आप उस क्वांटिटी से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम ला रहे हो तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको ड्यूटी लगेगी। बरोबर है क्या? इतना ही बोला है, आइए थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। लिखता देखो, वेयर बी एनी इनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियर आफ्टर टू बी इन फोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, यहां पे सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बोला, फील कर पा रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो? 12, 12 का बेयर एक्ट दिखाऊं? 12 के बेयर एक्ट में भी अगर देखोगे तो अगर आप 11 पढ़े हो तो 11 में भी किसका रेफरेंस दिया? सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। लेकिन 12 में आपको कोई सेंटर, यहां पे सीधा बोल दिया बाय एनी इनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियर आफ्टर टू बी इन फोर्स, यानी कि ये वाला सेक्शन 1897 के पहले वाला हो, 1897 के बाद वाला हो, इसकी एप्लीकेबिलिटी जनरल पे है। पूछेगा ना एमसी 1897 के पहले वाला हो, 18 आपको कोई सेंटर, यहां पे सीधा बोल दिया बाय एनी इनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियर एंड आफ्टर टू बी इन फोर्स, यानी कि ये वाला सेक्शन 18 1997 के पहले वाला हो, को कोई सेंटर, यहां पे सीधा बोल दिया बाय एनी इनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियर एंड आफ्टर टू बी इन फोर्स, यानी कि ये वाला सेक्शन 1897 के पहले वाला हो, 1897 के बाद वाला हो, इसकी एप्लीकेबिलिटी जनरल पे है।
पूछेगा ना एमसीक्यू में, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोलेगा बताओ ये वाला सेक्शन कौन से एक्ट पे लगता है, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अपना दिमाग पे क्या है, हर जगह तो सेंट्रल एक्ट ही था, डन, बराबर है क्या? तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है, वेयर बाय एनी इनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स, कोई सा भी इनेक्टमेंट क्या हो फोर्स में। और मजे की बात बताऊं, वहां पे इनेक्टमेंट बोला, अब देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इनेक्टमेंट में तो सेंट्रल एक्ट भी आता है, स्टेट एक्ट भी आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर प्रकार के कानून में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इनेक्टमेंट में तो सेंट्रल एक्ट भी आता है, स्टेट एक्ट भी आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इनेक्टमेंट में तो सेंट्रल एक्ट भी आता है, स्टेट एक्ट भी आता है। बोलेगा बताओ ये वाला सेक्शन कौन से एक्ट पे लगता है, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अपना दिमाग पे क्या है, हर जगह तो सेंट्रल एक्ट ही था, डन, बराबर है क्या? तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है, वेयर बाय एनी इनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स, कोई सा भी इनेक्टमेंट क्या हो फोर्स में। और मजे की बात बताऊं, वहां पे इनेक्टमेंट बोला, अब देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इनेक्टमेंट में तो सेंट्रल एक्ट भी आता है, स्टेट एक्ट भी आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर प्रकार के कानून में जहां पे भी किसी भी प्रकार की कोई ड्यूटी दी हुई है, प्रोपोर्शनेट लगाना है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अलग से अगर कुछ बोला है, कभी कभी ऐसा होता है भाई तू 10 ग्राम चाय ला तो 100 ग्राम ला, चाहे 1 किलो ला, मिनिमम में 1 किलो की तो लगेगी, तो लगेगी। सुना कभी ऐसे होता है ऐसा, बराबर? मैं कैसे बताऊं, बहुत बार ऐसे लाइफ में से चीजें एनकाउंटर हुई है, कैसे बताऊं, मुंह से तो बता दूंगा। हाँ 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 हाँ, मैं अपना लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर करा था, रेंट एग्रीमेंट नहीं बोलते, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। पता है लीव एंड लाइसेंस, जिसको आप लोग रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, नॉट एक्चुअली रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। लाइसेंस देते हो तो जो अपनी जगह देता है दैट्स लाइसेंस, सामने वाला लाइसेंसी। तो पॉइंट ये है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, क्या लगती है, स्टाम्प। तो मैं जब रजिस्टर करवा रहा था तो स्टाम्प ड्यूटी में, तो मेरे को जो सामने वाला वकील बोल रहा था, बोले तू इतने समय के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवा, चाहे इतने समय के लिए बनवा, ड्यूटी उतनी ही लगने वाली है, बराबर है क्या? तो बेहतर टाइम ज्यादा डाल, देखो छोड़ना होगा, नोटिस पीरियड दे देना, खत्म कर देना, तो वहां पे उतना ही लगेगा, चाहे तुम जितना समय आगे पीछे कर रहे हो, स्टाम्प ड्यूटी तो लगेगी। दैट स्टाम्प ड्यूटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द रेंट डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। तो उस पे तो बोले वैसे ही लगेगा, तो कोई मतलब नहीं। आओ पढ़े, यहां पे लिखो दिखता है, वेयर एनी इनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियरआफ्टर टू इन्फोर्स एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और इन द नेचर देयर ऑफ, मतलब स्टिक मत हो जाना कस्टम और एक्साइज में, बहुत सारी जैसे कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, उसमें वैट भी रहता है कई जगह, बराबर है क्या? इज लेविएबल ऑन एनी गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी जैसे मैंने बताया 1 किलोग्राम में 10 रुपए, बाय वेट, मेजर और वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज। बाहर से जब आप लग्जरी सामान लेके आते हो, पर्स होता है जो महिला मित्र का, उस पे वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, मर्चेंडाइज के ऊपर, बराबर है? देन अ लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेस क्वांटिटी, बराबर है? लेट्स हैव अ राइटिंग, बोलो सेक्शन नंबर कौन सा है, ठीक है, बोलो। इफ एनी लॉ ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, प्रेजेंट और फ्यूचर, बराबर है? इफ एनी लॉ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है? इफ एनी लॉ प्रेजेंट और फ्यूचर ब्रैकेट क्लोज says that a customs or excise duty says that a custom or excise duty or the like duty मतलब इनके अलावा भी और कुछ रहेगी, is to be charged on a specific quantity of goods, ब्रैकेट में लिखेंगे will apply जेंडर एंड नंबर, बरोबर है? वैसे एक बार इसका झलक दे चुका हूं आपको जब स्टार्टिंग में एक्ट पढ़ा रहा था तब, हाँ, बट और तुमको अच्छे से पढ़ाता हूं, साथ हो एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन नंबर 125। सुनना चाहते हो इसमें क्या लिखा है कि नहीं सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो। वैसे एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया था, क्या तुम मेरे साथ हो? एक यहां पे दिया था, एक सेक्शन नंबर, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन नंबर 125। सुनना चाहते हो इसमें क्या लिखा है कि नहीं सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो। वैसे एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया था, क्या तुम मेरे साथ हो? एक यहां पे दिया था, एक सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 140 जो बात करता है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, कुछ याद आ रहा है? उसके सेक्शन 140 में एक एग्जांपल है जहां पे ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑडिटर को रिमूव कर सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल को सपना दिलाना पड़ेगा कि इसको रिमूव करना है। वो कोई भी कंसर्न पर्सन अप्लाई कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, सुओ मोटो भी सेंट्रल ट्राइब्यूनल को अगर लगता है कि ऑडिटर इज एक्टिंग इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, तो वो कंपनी को एक डायरेक्शन देती है कि ऑडिटर को चेंज करो। कुछ याद आता है कि नहीं आता है? आता है ना याद? चलो एक बार दिखा देता हूं फिर भी, कहां गया मेरा कंपनी से बेयर एक्ट, सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ने वाले हम लोग? 140 40 के अंदर अगर आप देखोगे सबसेक्शन नंबर 5 मार्क भी हुआ है, देखो सुओ मोटो है, एप्लीकेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई कंसर्न पर्सन, किसको अप्लाई कर रहा है, ट्राइब्यूनल को। तो ट्राइब्यूनल जो है ऑर्डर पास कर सकता है कि हां भाई इस ऑडिटर को निकालो। इसका जो सेकंड प्रोविजन कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑडिटर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे क्या हो, फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे against whom final order has been passed by the tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor for any company for a period of कितना 5 years, ठीक है? From the date of passing of the order an auditor shall also be liable for action। कुछ याद आ रहा है? आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी सारी बात लिखी, कैसे रिजाइन करेगा। एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊं एक बार आपको, मैंने 164 भी पढ़ाया था, 164 याद आ रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कुछ याद आ रहा है? कुछ
जब मैंने ऑडिटर पढ़ा था आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसमें बताया था कि ऐसी कंपनी के ऑडिटर, कैसी कंपनी के ऑडिटर, ऐसी कंपनी के ऑडिटर जो लगातार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए या डी का डिफॉल्ट किया, डिपॉजिट और डिविडेंड का, डिवेंचर का एंड सो ऑन, और वो डिफॉल्ट कितना साल तक कंटिन्यू हो रहा है, 1 साल तक, तो 5 साल के लिए क्या रहेगा, डिस्क्वालीफाइड पक्का। और एक दिखाना चाहता हूं, यहां पे देखो एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, बात छोड़ो तुम याद ही नहीं लगी, 166 में, तो कहां हूं 166 में, हाँ जी सेक्शन नंबर 166 देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ये डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी है, उसमें मैं एक ही जगह आपको गौर फरमाना चाहता हूं, 6th वाले क्लॉज में लिखता है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड, यानी कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो खुद रहेगा, अपनी गद्दी किसी और को असाइन नहीं कर देगा कि चल मेरी जिम्मेदारियां तू निभा, लिखा हुआ क्या है हिज। अब सवाल आता है कि सर यहां पे जब हिज लिखा हुआ है तो क्या ये फीमेल डायरेक्टर को भी लगेगा क्या, लगेगा क्या, लगेगा बिल्कुल भी, कहां बोलता है सेक्शन नंबर 13 पे, बराबर है। इसी प्रकार से एक सेक्शन नंबर 125 है, क्या है बोले 100 सीआरपीसी का, किसका, सीआरपीसी का, वो कहता है कोई भी पर्सन, अरे कोई भी, जिसमें वर्ड यूज किया ही, जिसके पास सफिशिएंट मींस है, सफिशिएंट मींस यानी कि अच्छा कमाता धमाता है, और वो मेंटेन नहीं कर रहा है अपने मां बाप को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, इतना सफिशिएंट मींस होने के बाद, तो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है कि तेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आई विल शो यू कि कहां पे लिखा हुआ है, साथ आप मेरे पक्का सेक्शन 125 दिख रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नाम क्या है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, लिखता है इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है टू मेंटेन, क्या, अरे वाइफ को तो फोकस मत करना भाई, तो हिज को फोकस कर, तो हिज को तो बोला नहीं, सीधा वाइफ में चलेगा, हाँ उसका फोकस क्लियर है बहुत। So if any person having sufficient means neglect or refuse कर रहा है to maintain क्या, his wife, क्या तुम मेरे साथ हो, his legitimate और illegitimate minor child को भी कवर किया है, अभी फोकस क्लियर है तेरा, उसका अगर जायज और नाजायज औलाद दोनों रहे, चाहे मैरिड रहे चाहे नहीं, जो अपने आप को मेंटेन कर पा नहीं रहे, उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, बराबर है, और हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि जिसके पास खुद के पास पैसा कौड़ी बराबर है और जिसके मां बाप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, बच्चे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, यानी कि लालन पालन नहीं हो रहा है, उस केस में मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट, कि आप दिखा दो कि वो वाकई नेग्लेक्ट कर रहा है, स्कूल की फीस पे नहीं कर रहा है, खाने को खाना नहीं दे रहा है, पहनने को कपड़े नहीं दे रहा है, बराबर है क्या, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother at such monthly rate as such magistrate thinks fit and to pay same to such person as the magistrate may from time to time direct। अब सवाल आ रहा है भाई साहब, क्या पूरी जिम्मेदारी उस लड़के की है और मान लो घर पे लड़का नहीं है, लड़की है, बराबर है क्या, तो अब लड़की अच्छे पैसे कमा रही है, बराबर है, सफिशिएंट मींस कमा रही है और मां बाप को कोई भी मेंटेनेंस नहीं दे रही, जो मां बाप अपने आप को मेंटेन कर पा नहीं रहे, क्या उसके ऊपर भी लगेगा, द आंसर इज यस, सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 13 बोलता है कि अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में डिनोट किया जा रहा है मैस्कुलाइन को, जेंडर को, दैट विल इंक्लूड फीमेल, तो यहां पे हिज में क्या आएगा, हर भी आएगा। 166 के 6 में जहां पे बोल रहा है डायरेक्टर अपने ऑफिस को असाइन नहीं करेगा, हिज ऑफिस में हर ऑफिस भी आएगा, एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो, लेकिन उस पे कहता है अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, सेक्शन 13 क्या बोलता है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, बराबर। अब जैसे कॉमन जेंडर बोला है, क्या बोल रहा है, कॉमन जेंडर, जैसे जहां जहां वर्ड बस यूज किया डायरेक्टर, तो डायरेक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एम्प्लॉय बोला है तो एम्प्लॉय मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जहां पे रिपग्नेंट कंटेंशन है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बोलता है कि एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, 26 हफ्तों की लीव मिलेगी, मैटरनिटी बेनिफिट, मेल आके बोले भाई मैं भी हूं, तो चलने वाला, क्योंकि वो रिपग्नेंट कंटेंट है, वो है। आर यू श्योर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, जब जेंडर कॉमन है, सिर्फ डायरेक्टर बोला, सिर्फ ऑडिटर बोला, दोनों बन सकते हैं, एम्प्लॉय बोला, दोनों के लिए कॉमन जेंडर है, रिपग्नेंट कंटेंट के अंदर एक तो ये आ जाता है मैटरनिटी, और जहां पे आपको स्पेसिफिकली बोल दिया, देखो जहां पे वर्ड बोलता है कॉमन जेंडर, क्या बोलता है, कॉमन जेंडर इज अवेलेबल बट द वर्ड यूज्ड कन्वेज अ स्पेसिफिक जेंडर, तो आप प्रिजम्पशन जो लगा रहे हो ना वो नहीं लगेगी, जैसे कि वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि बैल की बात कर रहा है, अब बैल इंक्लूड्स काउ नहीं बोलोगे तुम, अरे एवरीबॉडी, बराबर, तुमने कभी देखा कि भाई तुम बैल बोलो तो बैल के अंदर नहीं है ना, अब बुलॉक बोल रहा है तो वो बैल ही है, काउ बोल रहा है तो काउ ही है, तो काउ के अंदर तुम बोलो बैल आएगा, बैल के अंदर काउ, ऐसा कोई स्पेसिफिक जेंडर की बात कर रहा है, अब आप समझ गए होगे, अगर मैं वो बोलूंगा तो वो ही आएगा, वो नहीं आएगा, डार्क। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाऊं, ये तो हो गया जेंडर के बारे से, इसके बारे से जेंडर, तो मेरे साथ हो कि नहीं हो, अरे क्या हर जेंडर, थर्ड जेंडर ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे उसके लिए, सेक्शन क्या चल रहा है 13। अब सेक्शन 13 पे मैं आपको जो कुछ बताना चाह रहा हूं वो कुछ इस प्रकार है, कंपनीज के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन है, OPPRESS, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेस करना मतलब किसी को दबाना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर की सुनना नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट वे पे माइनॉरिटी को डिविडेंड कम देना, मेजॉरिटी वालों को ज्यादा देना, बराबर है, दैट्स एन ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट इज कि कंपनी का पैसा आप प्राइवेट यूज के लिए लगा रहे हो, दैट्स अ मिसमैनेजमेंट। तो अगर कंपनी के अंदर कोई ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट होता है तो सेक्शन नंबर 241 जो है वो कहता है कि कोई भी कंसर्न्ड पर्सन जिसके साथ ये दिख रहा है कि मिसमैनेज हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। कम ऑन एवरीबॉडी आर विद मी। तो सेक्शन 241 का बेयर लैंग्वेज अगर पढ़े तो लिखता है एनी मेंबर, क्या लिखता है, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट, यानी कि ट्राइब्यूनल को जो भी मेंबर कंप्लेन करेगा ट्राइब्यूनल यही ऑर्डर लेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बेयर एक्ट वापस से दिखाना चाहता हूं, दिखाऊं सेक्शन 241, सेक्शन 241, ठीक है। एक से एक कलाकार है ऑनलाइन में, कलाकारी कमेंट है उनके, सब बता दे तुमको, कुछ चीजें पर्सनल होती है, पर्सनल लेवल पे होती है, उन्हें मेल नहीं है भाई, ऐसे नहीं बोला करूं। चलिए क्या दिख रहा है चैप्टर, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दिख रहा है क्या, चैप्टर नंबर कौन सा है मेरे 16, कौन सा है 16, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन लिखा हुआ है। यहां पे लिखता है एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट कि कंपनी का अफेयर्स प्रेजुडिशियल है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, लिमका डिमका ये शो, अरे हां, तो भाई ये सब करके वो अप्लाई कर सकता है किसको, ट्राइब्यूनल को, प्रोवाइडेड दैट सच मेंबर हैज अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244 फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर, यानी कि ये कंप्लेन का मैटर है ए और बी। तो कहता है कोई भी मेंबर ये कंप्लेन वाले मैटर लेके किसको अप्लाई कर सकता है, ट्राइब्यूनल को, लेकिन समझना उस मेंबर के पास राइट टू अप्लाई होना चाहिए कहां पे, सेक्शन 244, यानी कि 241 में राइट दिया अप्लाई करने का, 244 बोलता है औकात होनी चाहिए अप्लाई करने की, कोई भी एरा गैरा नत्तू गैरा आके ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर नहीं सकता। मैं चलता हूं 244 पे, क्या तुम मेरे साथ हो। 244 में जैसे ही मैं जाता हूं लिखता है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 240, लिखता है द फॉलोइंग
उधर मेंबर लिखा था, यहाँ पे मेंबर्स लिखा है, shall have the right to apply under section 241। अगर कंपनी कौन सी है? शेयर कैपिटल, तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स विच एवर इज लेस। क्या बोला? अगर कंपनी के पास क्या है? शेयर कैपिटल, तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर विच एवर इज लेस। लिखा है क्या? तो या तो टोटल कितने बोल रहा है? कम से कम 100 टोटल में से, या तो टोटल में से 1/10, दोनों में से जो भी कम। बराबर है? क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? बढ़ो जीवन पे आगे। फिर कहता है अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे और लिखता है, क्या लिखता है? एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कितने क्राइटेरिया हुए शेयर कैपिटल में? 2। शेयर कैपिटल वाले में कितने क्राइटेरिया हुए? एक, टोटल मेंबर का कम से कम 100, या तो टोटल का 1/10, दोनों में से जो भी कम, दिस इज वन क्राइटेरिया, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल इशूड शेयर कैपिटल। माय पॉइंट इज, अगर किसी एक अकेले मेंबर के पास 1/10 है, वो जा सकता है, जा सकता है। तो यहां पे मेंबर भी लिखा है और मेंबर्स भी लिखा है। मैं कहता हूं यहां पे सिर्फ मेंबर लिखा होता, मेंबर्स नहीं लिखा होता, तो मैं सेक्शन 13 के हिसाब से सिंगुलर को प्लूरल पढ़ सकता हूं और प्लूरल को सिंगुलर पढ़ सकता हूं। पढ़ सकता हूं सब? आपने बोला सिंगुलर को क्या पढ़ सकता हूं? प्लूरल, और प्लूरल को क्या पढ़ सकता हूं? सिंगुलर। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? चलिए आओ एक एक करके भी पढ़ेंगे। श्योर? लिखता है इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन, इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन, जो भी वर्ड्स डिनोट कर रहा है मस्कुलाइन जेंडर को, शैल आल्सो बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। आर यू श्योर? यहां पे लिखता है ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन वर्ड्स इन सिंगुलर शैल इंक्लूड द प्लूरल, यानी कि मेंबर लिखा है तो मेंबर्स पढ़ सकते हो, मेंबर्स लिखा है तो मेंबर पढ़ सकते हो, एंड वाइस वर्सा। बराबर है? क्या तुम मेरे साथ हो? यहां पे वाइस वर्सा नहीं लिखा है। हेलो? जहां जहां मस्कुलाइन जेंडर बोला है वहां पे फीमेल आएगी, लेकिन जहां से फीमेल बोला है वहां पे मस्कुलाइन नहीं आएगा। वाइस वर्सा बोला, ये फील कर पा रहे हो? वाइस वर्सा सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर पे है। वाइस वर्सा मस्कुलाइन जेंडर फीमेल, और उसका वाइस वर्सा नहीं कि फीमेल में भी क्या आएगी? मस्कुलाइन जेंडर। आर यू विद मी? कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है। सेक्शन 13 नॉट अप्लाई करेगा। क्या करेगा? नॉट अप्लाई इफ देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, यानी कि जहां पे मैटरनिटी लीव की बात कर रहा है, जहां पे सिर्फ बुलॉक बोल रहा है, जहां पे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि बैल की ही बात कर रहा है, तो वहां पे बोलो बैल पे काऊ भी आएगा तो चलने वाला, ही बोलेगा तो शी आएगा, बैल बोलेगा तो बैल ही आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक जेंडर को बोल रहा है। एवरीबॉडी आर यू विद मी? सिंगुलर में प्लूरल आएगा, बट प्लूरल में सिंगुलर भी आएगा। मैस्कुलाइन जेंडर में फीमेल भी आएगी, लेकिन फीमेल में मैस्कुलाइन जेंडर नहीं आएगा। पक्का? अब एक लॉ है जो कहता है हर पुलिस वाला, मतलब ही शैल हैव अ बैज, एवरी पुलिस ऑफिसर शैल हैव अ बैज, यहां पे लिखा रहेगा, वहां पे ही वर्ड यूज किया है, तो वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के लिए भी। बरोबर है? क्या तुम मेरे साथ हो? लिखेंगे? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा। वैसे इसमें क्या ही लिखा हूं यार मैं? सही है ना? अपने आप रेफरेंस दे दूं? लिख लो यार, चलो। हाँ हाँ लिखो लिखो, बोलता हूं, बोलूं? इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। एक जगह लिखता है बैल बोला तो विष्णु आएगा क्या? तेरे को क्या सब पहचानने लग गए क्या कि तो यही क्लास से फेमस हुआ है? हाँ चलिए, सभी सभी क्लास में फेमस है, बैल यही फेमस है ना। इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, गाय भी बनानी पड़ेगी एक। हाँ हाँ, इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कॉमा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट सेज अदरवाइज, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट सेज अदरवाइज, ऑल्सो इंक्लूड फीमेल्स, वर्ड्स रेफरिंग टू मेल्स ऑल्सो, क्या? बट नॉट वाइसा वर्सा। एवरीबॉडी दूसरा जॉट पॉइंट, वो वाइसा वर्सा समझ गए कि लिखवा दो कि फीमेल शैल नॉट इंक्लूड मेल, समझ गए हो ना? हाँ। दूसरा, सिंगुलर वर्ड्स ऑल्सो इंक्लूड प्लूरल, सिंगुलर वर्ड्स ऑल्सो इंक्लूड प्लूरल, कॉमा, एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर, एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो, एक और दो एग्जांपल तो यहां पे है, बोलूं? चलिए सेक्शन 14 क्या के लिए? नहीं तुम कम कर देते हो पूरी इसी को थोड़ा, कितना? 24 पे तो नहीं हो पाएगा, 20 में है, 22 हो सकता है। हाँ दीजिए मैडम। चलिए 14 में आइए। हाँ ठीक है इधर इधर, पावर्स कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अरे लिखो, कैसे कर रहे हो यार? 15 मिनट है मेरे पास, मैं 2 सेक्शन पढ़ाएगा उसमें। सही बोल रहा हूँ ना? खुशी में, खुशी के आंसू। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ 2 बजे तक पढ़ा लेते हो, क्या दिक्कत है? हाँ आग लगा देंगे। पावर्स कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? चलिए अब इसको तुम समझा दो, थोड़ा सा नहीं समझोगे तुम? मेरी हेल्प नहीं करोगे? अरे समझाएगी? हाँ बता। दी है। वो सेक्शन नंबर 1 की बात कर रही है तू, जहां पे बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे कमेंसमेंट डेट बता देगा। बराबर है कि नहीं? क्लोज इनफ। हाँ हाँ आप भी बताइए, विष्णु बता रहे भाई। हाँ ये तो इंग्लिश का हिंदी हो गया। एग्जांपल दे रहा है, मान लिया। करेक्ट, बिल्कुल एकदम बढ़िया बोला। सुनो तालियां दोनों के लिए। एटलीस्ट ट्राई तो किया तू, एटलीस्ट ट्राई तो किया है। बराबर है, तुम भी। और ये थोड़ी क्लोज इनफ थी। हाँ हाँ तेरे ऊपर नहीं हंसा, ये लड़कियों पे मैं हंसने देता भी नहीं, तो बोल। हाँ हाँ तू पढ़िए कहीं इसको। एग्जैक्टली वही एग्जांपल कैसे आया जो मैं देने वाला था। स्मॉल कंपनी बोला ना, कहाँ पढ़ी है? कभी मैं तो बोला नहीं स्मॉल कंपनी। क्या बोला था? हाँ ये, बट ये यहाँ पे ये सेक्शन 14 में कब दिया एग्जांपल में? तूने कनेक्ट किया उसको, ये बात बरोबर है। वेरी नाइस। ये 80% में थी, वो 100% में पहुंची है। सही एग्जांपल है। स्मॉल कंपनी याद है? सेक्शन नंबर 2 + 85। स्मॉल कंपनी में एक बार डायरेक्ट में ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझेगा बेहतर। हाँ बिल्कुल, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बोलो कौन सा मेरे प्यारे? 85 दिख रहा है क्या ये? सो दोस्तों अगर आप देखोगे कहता है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ इट डज नॉट एक्सीड
आज भी 285 में 50 लाख ही लिखा हुआ है और रूल्स के अंदर 4 करोड़ और 40 करोड़ है। सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन कितना 10 करोड़, यानी कि इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा के कितना कर सकते हो 10 करोड़। एंड हु इज आप इस सीजी एंड टर्नओवर फिलहाल इन्होंने बताया था कितना 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, यानी कि अभी 285 सब प्लस 2 में 2 करोड़ है, लेकिन आप इसको बढ़ा के कितना कर सकते हो 100। एंड हु इज आप इज सीजी। आपने यानी कि सीजी ने 2 बार पावर का इस्तेमाल किया, कितनी बार? और अगर आपको गलती से याद हो, जब मैं बेसिक की क्लास पढ़ाता हूं मैंने आपको एक सेक्शन का रेफरेंस दिया था, सेक्शन 469, जहां पे लिखा हुआ है ये बात कि जहां पे भी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके क्या बनाएगी रूल। तो दैट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मींस व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन जारी करके क्या बनाएगी रूल। एक बार उन्होंने इस 50 लाख की लिमिट को कितना किया 2 करोड़ और 20 करोड़। अभी करंट लिमिट चल रही है 4 करोड़ और 40 करोड़, बराबर है। यानी कि जैसे जैसे जरूरत लगती जा रही है वैसे वैसे उसको बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कल को 6 करोड़ और 60 करोड़ की जरूरत लगे तो 6 करोड़ और 60 करोड़ कर दे। साथ मेरे नाउ द पॉइंट इज सेक्शन नंबर 14 ये बोलना चाहता है कि किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंदर अगर आपको कोई पावर दिया प्रिस्क्राइब करने का, वो पावर एक बार के लिए नहीं दिया, एज द टाइम रिक्वायर्स वो बार बार हो सकता है। लेकिन अगर इसी में लिख देता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 लाख को और 2 करोड़ को एट वंस बढ़ा सकती, क्या एट, तो फिर बनी रहेगा। लेकिन जब तक ऐसे कॉन्ट्रारी इंटेंशन दिया नहीं है, जितनी बार जरूरत लगेगी आप उतनी बार उसको पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब अगर अपन सेक्शन नंबर 13 पे चले, कहता है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी पावर इज कन्फर्ड, किसको कन्फर किया है, सीजी को, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर। अगर लिख दे सेक्शन 2 क्लॉज 85 में कि पावर इज एक्सरसाइजेबल ओनली वंस, तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब तक ऐसा लिखा नहीं है, दैट पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेशन रिक्वायर्स। क्लियर? हाँ, स्मॉल एलपी भी आएगा उस पे, इसको लिखवाने की कोई जरूरत तो अपने आप में क्लियर है। रेफरेंस डाल दो उसको। पेज नंबर कौन सा है? 13-14 यानी कि 13.14 बराबर है कि पावर इज एक्सरसाइजेबल ओनली वंस, तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब तक ऐसा लिखा नहीं है, दैट पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेशन रिक्वायर्स। क्लियर? हाँ, स्मॉल एलपी भी आएगा उस पे, इसको लिखवाने की कोई जरूरत तो अपने आप में क्लियर है। रेफरेंस डाल दो उसको। पेज नंबर कौन सा है? 13-14 यानी कि 13.14 बराबर है। सही है ना? चलिए, हुआ यहां तक? तुम गजब नमूने हो जी सारे के सारे। चलिए, सेक्शन नंबर 15, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। शो ये मियाँ वाला कौन था? कौन था वो? तो खतरनाक है, तेरा साथी किधर है आज? हाँ, तब वो मैं देख रहा हूँ नहीं आया तो अलग शांत बैठा हुआ है, बराबर है। तुम दोनों को अलग बैठाएंगे कल से। मिस कर रहा है इसको, बताओ तुम एक ही गाँव के हो तो? और वो यहाँ आया है, तुम्हारी दोस्ती बन गई है विक्रम वाला। आराम से। सेक्शन 15 लिखा आपने, एवरीबॉडी क्या लिखा है? पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। मैं पहले वो एग्जांपल देता हूं जो शायद आप रिलेट कर पाओगे, फिर वो एग्जांपल दूंगा जो आप पक्का रिलेट कर पाओगे, बराबर है। शायद वाला वो है जो आपके सिलेबस में है, बराबर, वही तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो। बाकी फालतू बात बताएं वो रिलेट करते हो आप। आइए, नफरा पढ़ा आपने कौन सा सेक्शन में? 133 के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब होता है, ये बोल रहा है। एंड 135 जो आप बोले वो सीएसआर है। तो नफरा अगर आपको याद हो, मैं एक बार डायरेक्ट ओपन करके दिखाता हूं। तो 132 में बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नफरा को क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट करेगी। क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अंडर दिस एक्ट। साथ हाथ मेरे। फिर उसमें नीचे सबसेक्शन 2 में नफरा के क्या बताए हुए हैं, उसकी ड्यूटी बताई हुई है। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस, एक्सपर्ट, अकाउंट में, ऑडिट में, फाइनेंस में, लॉ पे। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल। एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15 कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि 132 के हिसाब से सर सीजी को ही पावर दिया है, आप नोटिफिकेशन देके पहले नफरा एस्टैब्लिश करोगे, फिर उस नफरा को चलाने के लिए जो भी लोग चाहिए उसको अपॉइंट भी आप ही करोगे। आप जैसा प्रिस्क्राइब कर दिए, अरे आप जैसा प्रिस्क्राइब कर दिए वो हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? नाउ द पॉइंट इज, जब सेक्शन 132 के अंदर आपको पावर दिया गया है कि आप नफरा को कॉन्स्टिट्यूट करोगे, आप नफरा के अंदर लोगों को अपॉइंट करोगे, पॉसिबल है कंपनीज एक्ट में शायद ये भी बता दे कि भाई किसको अपॉइंट करोगे। जैसे यहां पे एक मैनर बताया कि भाई वो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट होगा, ऑडिटिंग में मैनर ही है ना। हाँ, सीजी जब अपॉइंट करेगी इन चीजों को ध्यान रखते हुए करेगी। आर यू श्योर? बट आपने ये नहीं बताया कि अपॉइंट कैसे करना है। कैसे मतलब? इंटरव्यू लोगे आप, उसको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपने बोला लॉ पे, फाइनेंस में, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी में आपको उसको एक्सपर्ट चाहिए, तो ठीक है भाई 2-4 साल इंसान प्रैक्टिस करके भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो चलेगा क्या? ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। आप ही को बोल दिया आप रूल बता दो, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट तो देखो निकल का प्रोवाइडेड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो भी क्या रहेगा? वो भी सीजी बताएगी। यानी कि एक्ट के अंदर एक सेक्शन में सब कुछ सीजी के माथे में दे दिया है। मैनर भी यही बताएंगे, सब बताएंगे। तो कहता है जब भी किसी एक्ट के अंदर आपको अपॉइंट करने की अथॉरिटी दे दी है, जैसे कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 9 में सेक्शन नंबर 132 पे सीजी को अपॉइंट करने की अथॉरिटी दे दी है नफरा के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, देन इन दैट केस सीजी में अपॉइंट बाय नेम और बाय एक्स ऑफिशियो। बाय नेम और बाय नेम का मतलब बोले भाई शुभम को अपॉइंट करेंगे, रंजन को अपॉइंट करेंगे, मृत्युंजय को अपॉइंट करेंगे, दक्ष को अपॉइंट करेंगे, इसको बोलते हैं बाय नेम। और बाय एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? बाय एक्स ऑफिशियो ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कोई पदवी होल्ड करके रखा हुआ है। नाउ टू गिव यू एक्स ऑफिशियो का एग्जांपल, सपोज देयर इज अ नेशनल एजुकेशन एक्ट 2025, नेशनल एजुकेशन एक्ट 2025 सपोज है, सपोज, ठीक है। बोले ये एक्ट कौन सा? मैंने कभी सुना ही नहीं। नेशनल एजुकेशन एक्ट 2025 जिसको बनाया गया है टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज में दी जा रही है, तो उसके नियम कानून है। अब कौन देखेगा, कौन ओवरसी करेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है स्कूल और कॉलेज में? क्योंकि एक आदमी तो देख नहीं सकता, इतने सारे स्टेट हैं। तो नेशनल एजुकेशन एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दिया कि भैया आप अपॉइंट करो। अरे आप
कि कौन ओवरसी करेगा क्वालिटी को। तो मैं टू बी मोर स्पेसिफिक, नेशनल एजुकेशन एक्ट के अंदर एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड बनाया। क्या बोला? नेशनल एजुकेशन बोर्ड। और ये बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई कि बोर्ड आप देखो कि हर स्टेट में क्वालिटी एजुकेशन जारी की नहीं जा रही है। अब आपको जिसको अपॉइंट करना है, जैसे अपॉइंट करना है तुम समझो। तो दैट नेशनल एजुकेशन बोर्ड के पास दो ऑप्शन है अपॉइंट करने के। एक, वो पहले हर पढ़े लिखे बंदे को बुलाए, शुक्ला जी आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो? अच्छा बढ़िया बात है, आप एक काम करिए, आप यूपी वाले स्टेट को संभालिए, आपके हाथ के अंदर जितने बंदे रखने रखिए, कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट आपके हाथ में, कॉमर्स के जितने भी कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं आप देखें वहां पे क्वालिटी एजुकेशन हो रही है कि नहीं, इसको बोलते हैं बाय नेम अपॉइंट करना, दैट इज मिस्टर शुक्ला। Now what is ex officio? Ex officio का मतलब नेशनल एजुकेशन बोर्ड चाहे तो ये बोल दे हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, दैट शुड बी द कंसर्न्ड पर्सन जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी करेगा। इस पदवी को वो रीजनल डायरेक्टर का नाम दे रहे हैं कि रीजनल डायरेक्टर जो क्वालिटी एजुकेशन ओवरसी करेगा, दैट मे बी अपॉइंटेड बाय नेम, दैट इज शुक्ला, एंड दैट मे बी अपॉइंटेड बाय एक्स ऑफिशियो कि हर स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर ऑलरेडी एक पदवी होल्ड करके रखा है, एक्स ऑफिस, इसलिए वो रीजनल डायरेक्टर है। कल कोई दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, वो रीजनल डायरेक्टर बनेगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई बनेगा। तो अगर मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया है तो सीजी के पास ये दो रास्ते हैं अपॉइंट करने के लिए, एक नाम से और एक एक्स ऑफिस से। आओ थोड़ा सा पढ़ो, इसकी राइटिंग करवाता हूं, तुमको घर भेजता हूं, बराबर है? अंडर सेक्शन नंबर 15, अंडर सेक्शन नंबर द नेशनल एजुकेशन बोर्ड कैन अपॉइंट रीजनल। अच्छा ऊपर से पढ़ना है, यहां से, कहां से? यहां से। सपोज क्या करो, सपोज देयर इज अ सेंट्रल एक्ट कॉल्ड द एजुकेशन एक्ट, जो एस्टैब्लिश कर रहा है बोलो किसको? नेशनल एजुकेशन बोर्ड, रिस्पांसिबल फॉर अपॉइंटिंग किसको? रीजनल डायरेक्टर टू ओवरसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट स्टेट। अगर एजुकेशन एक्ट क्या है बोलो? साइलेंट है ऑन द मैनर ऑफ, कुछ बोलता नहीं है, ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, तो सेक्शन 15 बोलता है नेशनल एजुकेशन बोर्ड कैन अपॉइंट रीजनल डायरेक्टर इधर बाय नेम, नाम यानी कि वो सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे इंडिविजुअल को, जैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, बराबर है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए। वर्च्यू ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है? लॉ माइट स्पेसिफाइड दैट सर्टेन ऑफिशियल ऑटोमेटिकली अज्यूम द रोल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, जैसे इफ द लॉ स्टेट दैट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट ऑटोमेटिकली सर्व एज रीजनल डायरेक्टर, देन दोस मिनिस्टर वुड एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ रीजनल डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। पक्का दो तरीके से नाम अपॉइंट हो सकता, मतलब ऑफिस में अपॉइंट हो सकते हैं, लिखेंगे सेक्शन 15। पढ़ोगे क्या 2 बजे तक? और 4-5 सेक्शन करा तो 2 लाइन कितनी है ना? देखो समृद्धि यहां बोल रही है, चलो इसको तो लिखो। अरे इसको, हाँ उसका तो लेक्चर भी नहीं, टाइम पास कर रहे हो, लिखो। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, whereby any central act or regulation, whereby any central act or regulation, comma, a power is given to appoint a person, a power is given to appoint a person, everybody, to any office or to perform any functions, everybody, comma, then unless the law says otherwise, then unless the law says otherwise, यानी कि इसका मतलब क्या है? लॉ पे मैनर बताया है, ऐसे ऐसे ही अपॉइंट करना है। देन अनलेस द लॉ सेज अदरवाइज, कॉमा, द अपॉइंटमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे इफ मेड आफ्टर दिस एक्ट, क्योंकि इस एक्ट के बाद की बात किया है। द अपॉइंटमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे इफ मेड आफ्टर दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, ब्रैकेट क्लोज। द अपॉइंटमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे इफ मेड आफ्टर दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, ब्रैकेट क्लोज, कैन बी मेड ईदर, कॉलन लगाएंगे, जॉट पॉइंट, पहला जॉट पॉइंट में बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। हाँ जो दूसरा जॉट पॉइंट और बोला तो मेरे को लगा आप समझ गए हैं कि वो दूसरा ही है, और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या? वर्च्यू ऑफ ऑफिस में क्या लिखेंगे? एक्स